क्या आपको पता है कि लेजर आई सर्जरी में एक भी टांका नहीं लगाया जाता और पूरी प्रक्रिया एक आंख में सिर्फ 10 से 15 मिनट में हो जाती है। ये ऐसे काम करती है। सबसे पहले डॉक्टर आपकी आंखों में नंबिंग ड्रॉप्स डालते हैं ताकि आपकी आंखें पूरी तरह रिलैक्स रहें, दर्द न हो और ब्लिंक भी न करे। फिर एक छोटा सा उपकरण आपकी पलकों को धीरे से खोलकर पकड़ लेता है, जैसे मानो किसी स्विच को ऑन करके आपकी आंखें स्टेडी कर दी गई हों। अब असली काम होता है कॉर्निया पर, यानी आपकी आंख के सामने वाला पारदर्शी हिस्सा। सर्जन इसकी सतह पर एक बहुत पतली फ्लैप बनाते हैं, या तो बारीक ब्लेड से या फिर लेजर की मदद से। जैसे ही ये फ्लैप उठाया जाता है, अंदर की कॉर्नियल टिश्यू सामने आ जाती है। अब शुरू होता है प्रिसिजन लेजर का कमाल। ये कॉर्निया को बेहद सटीक तरीके से रीशेप करता है, सिर्फ कुछ माइक्रोन टिश्यू हटाकर, जो एक बाल की मोटाई से भी पतला होता है। इससे रोशनी सही तरीके से रेटिना पर फोकस कर पाती है। काम खत्म होते ही फ्लैप को वापस वहीं बिठा दिया जाता है और ये बिना किसी टांके के अपने आप चिपक जाता है। शुरू से अंत तक पूरी प्रक्रिया सिर्फ 10 से 15 मिनट में पूरी हो जाती है। ज्यादातर लोग अगले दिन ही काफी साफ देखने लगते हैं और कुछ ही दिनों में उनकी विजन पूरी तरह रिकवर हो जाती है। सुनकर उम्मीद से ज्यादा आसान नहीं लगा? अगर आप चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो क्या कभी इस सर्जरी के बारे में सोचेंगे? लकड़ी की डंडी को पत्थर में जड़ देने पर वो एक पूरे हाथी का भार भी उठा सकती है। प्राचीन काल में लोग इसी तकनीक से खड़ी चट्टानों पर सीढ़ियां लगाते थे। शुरुआत में वे पत्थर में केवल उथली ग्रूव्स बनाते और उनमें लकड़ी को जोड़ देते थे, लेकिन जब भी लकड़ी पर एक्सटर्नल प्रेशर पड़ता, जोड़ वाला हिस्सा अक्सर टूट जाता था। फिर आपने एक तरकीब लगाई, पत्थर में गहरी स्लॉट्स बनाई जिनमें लकड़ी के डंडे का 2/3 हिस्सा धंसा दिया जाता। इससे जोड़ कुछ तक मजबूत तो हो जाता, लेकिन समय के साथ लकड़ी ढीली पड़ जाती, खासकर जब उस पर टेंशन लगता। अंत में वो पत्थर से अलग हो ही जाती। इस समस्या को हल करने के लिए आपने तरीका और सुधारा। पत्थर के छेद के अंदरूनी हिस्से का डायमीटर बढ़ाया, लकड़ी के सिरे पर एक नॉच बनाया और उसमें एक वुडन वेज लॉक मुंह सीए लगाया। जब इसे छेद में ठोका गया तो प्रेशर पड़ते ही ये फंदा फैलकर बाहर की ओर जकड़ गया और अद्भुत बात ये हुई कि लकड़ी पत्थर में अत्यंत मजबूती से फंस गई। तो आखिर प्राचीन लोग हजारों मीटर ऊंची खड़ी चट्टानों पर सीढ़ियां कैसे लगाते थे? सबसे पहले वे बेहतरीन चौकोर लकड़ी को कॉपर ऑयल ट्रीटमेंट में डुबोते ताकि तेल धीरे धीरे लकड़ी के भीतर तक समा जाए। महीनों की भिगोवन और छाया में सुखाने के बाद लकड़ी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बरकरार रखते हुए रॉट और मॉइस्चर से भी सुरक्षित हो जाती। फिर चट्टान में प्रिसिशन ड्रिल्ड होल्स बनाए जाते, लकड़ी के वेज लॉक और लकड़ी के 2/3 हिस्से को छेद में ठोक कर जड़ा जाता। बगल से देखने पर लगता कि लकड़ी का अधिकतर हिस्सा पहाड़ के भीतर दबा है और बाहर निकला थोड़ा सा भाग भी अत्यंत लोड बेयरिंग स्ट्रेंथ रखता है। मजबूती बढ़ाने के लिए नीचे सपोर्ट पिलर्स लगाए जाते और फिर ऊपर वुडन प्लैंक्स रखकर पथरीला रास्ता यानी हैंगिंग वॉल्कवे तैयार किया जाता। इसी पर आगे सीढ़ियां भी बनाई जा सकती थीं और चाहे तो सीधे मकान भी खड़े किए जा सकते थे। इसी तकनीक से 3 स्तरों वाले मल्टी लेवल प्लेटफॉर्म बनाए जाते जिन्हें खंभों से परस्पर जोड़ा जाता। फिर उन पर बीम्स बिछाई जाती, छज्जे बनाए जाते, दरवाजे खिड़कियां लगाई जाती और अंत में छत पर टाइलें बिछाकर पूरा ढांचा तैयार कर दिया जाता। और इसी तरह आपने झूलता हुआ मंदिर, हैंगिंग टेम्पल का आविष्कार कर लिया। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना मेटल ब्रेसेस के टीथ सीधे हो सकते हैं? एग्जैक्टली वही काम करते हैं इनविजिबल ब्रेसेस। ये क्लियर अलाइनर्स होते हैं जो आपके दांतों पर परफेक्टली फिट हो जाते हैं। हर नया अलाइनर थोड़ा सा डिफरेंट होता है और जब आप यूज पहनते हो तो जेंटल प्रेशर से टीथ धीरे धीरे शिफ्ट होते रहते हैं। हर 2 से 3 हफ्तों बाद आप नेक्स्ट सेट पर मूव करते हो और स्टेप बाय स्टेप आपके टीथ एक परफेक्ट स्माइल की तरफ बढ़ते रहते हैं। बस अलाइनर पहनो और अपना दिन नॉर्मल तरीके से कंटिन्यू करो। टाइम के साथ आपकी स्माइल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। क्लियर अलाइनर्स सिर्फ टीथ स्ट्रेटन नहीं करते, बाइट इंप्रूव करते हैं और ओवरऑल ओरल हेल्थ भी बेटर बनाते हैं। अगर आप एक ब्यूटीफुल नेचुरल लुकिंग स्माइल चाहते हैं बिना किसी हैसल के, तो इनविजिबल अलाइनर्स ही बेस्ट, डिस्क्रीट और कंफर्टेबल सॉल्यूशन है। और सबसे बड़ी बात, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सोचिए, आपके हाथ में एक सिंगल धनुष है। जब आप इसकी स्ट्रिंग खींचकर तीर छोड़ते हैं तो वह दुश्मन को चोट तो पहुंचाता है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ते ही उसकी पावर कम हो जाती है। लेकिन फिर आपने एक कमाल का आइडिया निकाला। आपने एक बैम्बू ट्यूब लिया, उसके अंदर गन पाउडर भरा और एक फ्यूज लगा दिया। अब जैसे ही आप फ्यूज को जलाते हैं
हैं और उसे धनुष से छोड़ते हैं तो बैम्बू ट्यूब के अंदर का गन पाउडर जलकर गैस प्रेशर बनाता है और यही गैस तीर को जबरदस्त बूस्ट देती है। अब आप लॉन्ग डिस्टेंस टारगेट्स पर भी पावरफुल अटैक कर सकते हैं। यही असल में दुनिया की सबसे शुरुआती रॉकेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी थी। लेकिन यहाँ एक समस्या थी, एक अकेला रॉकेट वाइड एरिया में अटैक नहीं कर सकता था। तब आपने एक और ब्रिलियंट उपाय निकाला। आपने ऐसे कई सिंगल रॉकेट्स को हनीकॉम्ब डिजाइन वाली लकड़ी की पट्टियों में फिट कर दिया, बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते की तरह। सभी फ्यूजेस को जोड़कर एक मेन फ्यूज बनाया और ऊपर लकड़ी के बोर्ड लगा दिए ताकि नमी से बचाव रहे और रॉकेट्स गिरे नहीं। अब जब आप मेन फ्यूज जलाते हैं तो डजन्स ऑफ रॉकेट्स एक साथ आसमान में निकलते हैं। दुश्मन सिर्फ घायल ही नहीं होता बल्कि तेज आवाज, आग और धुएं की वजह से साइकोलॉजिकल फियर भी महसूस करता है। इसी तरह बना एक छत्ता रॉकेट लॉन्चर, जो दुनिया की सबसे पुरानी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम माना जाता है। यदि आपके शहर में हर बार बरसाती मौसम में बाढ़ आती हो और सूखे के मौसम में पानी की भारी कमी पड़ती हो तो समझदार होने के नाते आप अवश्य सोचेंगे कि पास की नदी पर एक ऐसा नल लगाया जाए जिससे पानी की मात्रा को मनचाहे ढंग से नियंत्रित किया जा सके। आप नदी के मोड़ पर एक स्थान को काटकर एक नया मुहाना बनाते हैं जिसे आप बाओपिंग को नाम देते हैं। इससे नदी दो धाराओं में बट जाती है। आपकी इच्छा है कि नदी का एक हिस्सा बाओपिंको से होकर धीरे धीरे शहर में आए ताकि वह पीने और सिंचाई के काम आ सके। लेकिन यदि पानी की मात्रा बहुत अधिक हो जाए तो पूरा शहर और खेत खलिहान डूबने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आपकी चतुराई फिर काम करती है। आप बाओपिंको को और आगे तक बढ़ाते हैं, मानो कोई लंबी तलवार जो नदी को दो भागों में चीर दे। अंदर की ओर वाली धारा गहरी लेकिन संकरी होती है, जबकि बाहर की ओर वाली धारा उथली लेकिन चौड़ी होती है। सूखे के मौसम में जब पानी का स्तर गिरता है तो थोड़ी सी जलधारा गहरी भीतर वाली नाली से होकर बाओपिंको में प्रवेश करती है, जिससे शहर को आवश्यक पानी मिलता रहता है। बरसाती मौसम में जब नदी फूलती है तो बाहर वाली चौड़ी धारा अधिक पानी अपने साथ ले जाती है और तेज बहाव शहर की ओर मुड़ नहीं पाता। इस प्रकार बाढ़ से सुरक्षा होती है। लेकिन यदि बाढ़ असामान्य रूप से भीषण हो तो वह बाओपिंको को तोड़कर शहर में घुस सकती है। इसलिए आप बाओपिंको और बाहरी जलधारा के बीच एक और मार्ग बनाते हैं ताकि अतिरिक्त पानी उसी रास्ते से निकल जाए और शहर व खेत फिर भी सुरक्षित रहें। परंतु नदी का पानी अपने साथ मिट्टी और गाद भी लाता है। समय बीतने पर यह जमकर नदी तल को ऊंचा कर देती है और अंततः बांध टूटने का खतरा पैदा कर देती है। इसलिए हर साल सूखे के मौसम में जब नदी का तल नंगा दिखाई देता है, आप पूरे शहर के लोगों को एकत्र कर गाद साफ करवाते हैं, बांधों की मरम्मत कराते हैं। तभी यह संपूर्ण सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण तंत्र सुचारू रूप से चलता है। ये एक पटाखा है। अगर आप इसे एक खोखले लोहे के पाइप में डालें और ऊपर से एक कुत्ते का कटोरा ढक दें तो पटाखे के फटते ही वो कटोरा हवा में उछल जाएगा। यही तो गोली चलने का मूल सिद्धांत है। लेकिन कुत्ते के कटोरे में बहुत अधिक वायु प्रतिरोध होता है, इसलिए आपने उसे गोली के सिरे जैसी आकृति दे दी और लोहे के पाइप की जगह तांबे का खोल, खोखा इस्तेमाल किया। जब भी आपको उस गोली के सिर को दागना होता, आप तांबे के खोल में एक पटाखा ठूस देते और फिर गोली के सिर से मुहाना बंद कर देते। पटाखा फटने पर उत्पन्न झटका गोली के सिर को आगे की ओर उछाल देता। लेकिन रोज रोज पटाखा भरना कुछ खास वैज्ञानिक तरीका नहीं था, इसलिए आपने पटाखे की जगह बारूद का उपयोग किया, जिसे पहले से ही तांबे के खोल के भीतर भर दिया। खोल के तल पर आपने एक छोटी धातु की टोपी जोड़ी जिसके भीतर फुलमिनेट भरा था। आप इसे बॉटम प्राइमर कहते थे। अब गोली चलाने के लिए बस इतना करना था कि एक कील जैसी चीज से उस प्राइमर पर प्रहार किया जाए। इससे फुलमिनेट सुलगता, फिर भीतर की बारूद फट जाती और गोली का सिर आगे की ओर चल पड़ता। लेकिन उड़ान के दौरान गोली बार बार घूमकर उलटने लगती, जिससे मार्ग अस्थिर हो जाता और दूरी भी कम हो जाती। बेशक आप इतने होशियार थे कि इसका हल भी जल्दी खोज लिया। आपने एक खोखला स्टील पाइप लिया और उसकी भीतरी दीवार पर सर्पिल नालियां तराशी। उभरी पट्टियों को लैंड और गहरी हिस्सों को ग्रूव कहा
कहा जाता है। दोनों मिलकर राइफलिंग बनती हैं। अब चमत्कार देखिए, आप गोली को पाइप में डालते हैं, प्राइमर पर प्रहार करते हैं, बारूद फटता है और झटका गोली को आगे धकेलता है। जैसे ही वह इन सर्पिल रेखाओं से गुजरती है, उभरी रेखाएं उसे तेज घुमाव देती हैं और गोली स्थिरता से आगे बढ़ जाती है। बार बार गोली भरना झंझट भरा था, इसलिए आपने खोल के निचले हिस्से में एक मैगजीन जैसी जगह जोड़ दी। उसके तल में एक स्प्रिंग लगा था। ऊपर की गोली दागते ही स्प्रिंग अगली गोली को ऊपर धकेल देता। इसके बाद आपने कील की जगह एक फायरिंग पिन लगाया और उसके पीछे एक हैमर और स्प्रिंग जोड़ा। हैमर को पीछे खींचने पर स्प्रिंग दबता है और ऊर्जा संचित होती है। इस ऊर्जा को मुक्त करने के लिए आपने एक चतुर ट्रिगर बनाया। ट्रिगर दबाते ही स्प्रिंग मुक्त होती है। हैमर फायरिंग पिन पर प्रहार करता है, पिन प्राइमर को सुलगाता है, बारूद फटता है और गोली राइफलिंग के मार्गदर्शन में घूमती हुई आगे निकल जाती है। और इस तरह आपने पिस्तौल का आविष्कार कर लिया। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए था। ये देखिए, ये एक छोटा सा पंखा ब्लेड है। अगर हम इस पर फूंक मारें तो ये धीरे धीरे घूमने लगता है। यानी आपने हवा की ऊर्जा को ब्लेड के घूर्णन, घूमने की गतिज ऊर्जा में बदल दिया। लेकिन अब एक नई समस्या आती है। जैसे ही आप फूंक मारना बंद करते हैं, पंखा बहुत जल्दी रुक जाता है और ये सारी ऊर्जा बेकार चली जाती है। तो हम इस घूमने वाली ऊर्जा को संचित कैसे करें? इसका जवाब हमें एक और चीज से मिलता है, एक सामान्य बिजली वाला पंखा। जब आप पंखे को बिजली से जोड़ते हैं तो उसके ब्लेड घूमना शुरू कर देते हैं और ठंडी हवा बाहर आती है। इसका सिद्धांत बहुत आसान है। बिजली मोटर को घुमाती है और मोटर हवा पैदा करती है। तो क्या हम इसे उल्टा कर सकते हैं? यानी हवा ब्लेड को घुमाए और ब्लेड बिजली पैदा करे? इस विचार को जांचने के लिए आपने एक ऐसा ब्लेड बनाया और उसे एक छोटे जनरेटर से जोड़ दिया। इसका मूल सिद्धांत ये है कि जनरेटर के भीतर बहुत सी तारों की कुंडलियां होती हैं और उनके चारों ओर चुंबक लगे होते हैं। जब हवा ब्लेड को घुमाती है और वे कुंडलियां चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हैं, तो वे लगातार चुंबकीय रेखाओं को काटती रहती हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार इस गति से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अगर नीचे एक बैटरी या भंडारण उपकरण लगा दिया जाए तो ये बिजली उसमें जमा की जा सकती है और दक्षता बढ़ाने के लिए आप इस पूरी व्यवस्था को बड़ा बना सकते हैं। कई मीटर ऊंचा टॉवर बनाइए और कई मीटर लंबे ब्लेड लगाइए। यही आधुनिक पवन चक्की, विंड टरबाइन है। जब हवा चलती है, ब्लेड घूमना शुरू करते हैं, जनरेटर बिजली बनाता है और वह बिजली संग्रहित हो जाती है। एक बड़े पवन टरबाइन के केवल एक चक्कर से इतनी बिजली बन सकती है कि एक साधारण घर आधा दिन तक चल जाए। अगर आप ऐसी सैकड़ों विशाल पवन चक्कियों को घास के मैदानों, समुद्र तटों या तेज हवा वाले क्षेत्रों में कतारबद्ध लगा दें और उनकी बनाई हुई बिजली को तारों के जरिए शहरों तक पहुंचा दें, और इस तरीके से आपने एक पवन ऊर्जा बिजली घर, विंड पावर प्लांट बना लिया है। एप्पल के ईयरफोन वाकई आधुनिक तकनीक की एक शिखर रचना है। अगर आप इनका सीटी स्कैन करेंगे तो पाएंगे कि इनका ब्लूटूथ एंटेना सिर्फ 10 माइक्रोन मोटा है। दूसरे उपकरणों में एंटेना सीधे सर्किट बोर्ड पर उकेरे जा सकते हैं, लेकिन ईयरफोन के अंदर इतनी जगह ही नहीं होती। इसलिए एप्पल ने चालाकी से एंटेना का रास्ता सीधे प्लास्टिक की डिस्क ईयरफोन केसिंग पर बना दिया। अगर आप इसे खोलकर देखेंगे तो पाएंगे कि ये पीले एंटेना मानो ऊपर पेंट किए गए हों। यही हिस्सा सिर्फ एंटेना को ही नहीं बल्कि ब्लूटूथ चिप की वायरिंग, ईयरफोन के प्रेशर सेंसर और माइक्रोफोन जैसी चीजों को भी संभालता है। माइक्रोफोन का खोल हटाने पर असली माइक्रोफोन बहुत छोटा मिलता है। इस तरह की संरचना को MEMS माइक्रोफोन कहते हैं। जब ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसका दबाव एक बेहद पतली झिल्ली को हिलाता है। इस सूक्ष्म हिलावट को सेंसर पकड़ लेता है और उसे विद्युत सिग्नल में बदल देता है। यही प्रक्रिया रिकॉर्डिंग या आवाज कैप्चर कहलाती है। अब बात आती है नॉइज कैंसलेशन की। सिद्धांत सरल है। जहां ध्वनि का उच्च दबाव हाई प्रेशर होता है, वहां कम दबाव लो प्रेशर उत्पन्न किया जाता है, और जहां कम दबाव होता है वहां उच्च दबाव पैदा किया जाता है। इससे विपरीत ध्वनि तरंगें आपस में टकराकर शोर को रद्द कर देती हैं। लेकिन सवाल उठता है कि माइक्रोफोन पर ढक्कन क्यों लगाया जाता है? असल में जब ध्वनि तरंग झिल्ली से टकराती है तो उसे एक बंद जगह, सील्ड कैविटी की जरूरत होती है, जो ध्वनिक स्प्रिंग, अकूस्टिक स्प्रिंग का काम करती है। यह दबाव बढ़ाती है जिससे झिल्ली ज्यादा स्वतंत्रता से हिलती है और निचली फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी की क्वालिटी बेहतर होती है। ईयरफोन के निचले हिस्से में भी एक माइक्रोफोन छिपा होता है। दोनों माइक्रोफोन की स्थिति अलग होने के कारण ध्वनि उन तक अलग अलग समय पर पहुंचती है और इनके बीच लगभग 6 माइक्रोसेकंड का अंतर होता है। इससे डिवाइस ध्वनि के स्रोत की दिशा का सटीक अंदाजा लगा लेता है और ऑडियो को उसी हिसाब से बेहतर बना देता है।
एप्पल ने ईयरफोन में एक्सेलेरोमीटर भी लगाया है जो सिर की हरकत और घुमाव को पकड़ लेता है। इससे ध्वनि का साउंड स्टेज बदलता है और आपको जादुई स्पेशियल ऑडियो का अनुभव होता है। यहाँ तक कि बाहर से दिखने वाली काली जाली मैश भी बेकार नहीं है। जब ध्वनि आपके कान के अंदर जाती है तो कई बार रिफ्लेक्शन होता है। अगर तुम्हें किसी ग्राहक को 5 किलोमीटर दूर ले जाना हो तो तुम उसे तोप के मुंह में डालकर उड़ा सकते हो, लेकिन ऐसा करना न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि ग्राहक भी बुरी तरह घायल हो जाएगा। इसलिए तुमने एक लकड़ी का तख्ता लिया और तोप का मुंह हटाकर उसकी जगह ये तख्ता लगाया, ग्राहक को उस तख्ते पर बैठाया और तुमने तख्ते को रस्सी से खींचना शुरू किया। इस तरह तुम्हारा परिश्रम भी कम हुआ और ग्राहक को भी झटके कम लगे। और अधिक आराम पाने के लिए तुमने तख्ते पर 2 हत्थे हैंडल लगाए और उन हत्थों को आगे की ओर बढ़ाया, वही बन गए हैंडल बार। अब तुम उन हैंडल बार को पकड़कर खींचते हो और ग्राहक भी उन्हें पकड़कर सुरक्षित रहता है ताकि वो नीचे न गिर जाए। ग्राहक को और आराम देने के लिए तुमने लकड़ी के पहियों को सुधार दिया। अब उनमें धातु की स्पोक्स और लोहे के घेरे हैं। लोहे के घेरे पर रबर का टायर लगाया गया है, बीच में बेयरिंग हब जोड़ा गया और दोनों पहियों को एक एक्सल से जोड़ा गया। लेकिन लकड़ी का ढांचा पर्याप्त मजबूत नहीं था, इसलिए तुमने पूरा धातु का बॉडी बना दिया। ग्राहक के आराम के लिए कुशन सीट और छत कैनोपी भी जोड़ी। सवारी को और स्मूथ बनाने के लिए तुमने नीचे 2 वक्र स्टील पाइप्स लगाए जो उबड़ खाबड़ रास्ते पर झटके कम करते हैं। अंत में तुमने दोनों हैंडल के बीच एक डंडा जोड़ दिया जिससे खींचना और आसान हो गया और इस तरीके से तुम्हारे जीवन की पहली रिक्शा तैयार हो गई। हमें एक पीसी की जरूरत है और इसमें थोड़ी सी आपकी मदद चाहिए। 5, 10, 50, 100 आपसे जो हो सके हमारी मदद के लिए सहयोग कर सकते हैं। ये 2 स्प्रॉकेट दांतेदार पहिए हैं। अगर इन्हें एक चेन जंजीर से जोड़ दिया जाए तो ये एक दूसरे को शक्ति पावर दे सकते हैं। क्योंकि दोनों पहियों का आकार समान है इसलिए दोनों की घूमने की गति रोटेशन स्पीड भी समान होगी। अगर तुम चाहते हो कि उनकी घूमने की गति अलग हो तो तुम पीछे वाले पहिए को आधे आकार का बना सकते हो। इस स्थिति में आगे वाला पहिया जो शक्ति देता है 1 चक्कर लगाएगा तो पीछे वाला छोटा पहिया 2 चक्कर लगाएगा। अगर तुम पीछे वाला पहिया दुगना बड़ा लगा दो तो आगे वाला पहिया 1 चक्कर लगाएगा और पीछे वाला बड़ा पहिया सिर्फ आधा चक्कर घूमेगा। तुम इन तीनों बड़ा, मध्यम और छोटा पहियों को एक साथ भी जोड़ सकते हो और एक ही चेन से इन्हें चला सकते हो। जब तुम्हें अलग अलग गति चाहिए तो तुम अपनी आवश्यकता के अनुसार पहिया बदल सकते हो। इस क्रिया को गियर बदलना, गियर शिफ्ट करना कहा जाता है। अगर तुम्हें और ज्यादा गियर गति के स्तर चाहिए तो तुम अलग अलग आकार के और पहिए जोड़ सकते हो। लेकिन इस तरह गियर बदलने पर चेन थोड़े समय के लिए ढीली हो जाती है जिससे झटकेदार गति महसूस होता है। तुम बहुत होशियार हो। तुमने सोचा कि इतने सारे पहियों की जगह एक चिकना शंकु कौन इस्तेमाल किया जाए और आगे वाले पहिए की जगह एक मजबूत डिस्क पट्टियां लगाई जाए। तुमने चेन की जगह एक मजबूत धातु की पट्टी बेल्ट भी लगा दी जिससे शंकु की स्थिति बदलकर आसानी से गति बदली जा सकती है। अगर तुम और अधिक दक्षता एफिशिएंसी चाहते हो तो आगे की डिस्क की जगह एक और शंकु लेकिन विपरीत दिशा में लगाओ। ऐसे करने से सैद्धांतिक रूप से ये प्रणाली अनगिनत टॉर्क अनुपातों में बदल सकती है और इस तरीके से तुमने CVT कॉन्टिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन यानी निरंतर परिवर्तनीय गियर प्रणाली का आविष्कार कर लिया है। हमें एक पीसी की जरूरत है और इसमें थोड़ी सी आपकी मदद चाहिए। 5, 10, 50, 100 आपसे जो हो सके हमारी मदद के लिए सहयोग कर सकते हैं। यह आधुनिक चिकित्सा की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। बिना चीरा लगाए, बिना खून निकाले यह तकनीक शरीर के अंदर की बीमारी पहचान लेती है। MRI का मतलब है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यहाँ न्यूक्लियर शब्द का संबंध रेडिएशन से नहीं बल्कि हाइड्रोजन के नाभिक यानी प्रोटॉन से है। हमारे शरीर में पानी ज्यादा होता है और हर पानी के अणु में हाइड्रोजन होता है। MRI मशीन का बेहद ताकतवर चुंबकीय क्षेत्र इन हाइड्रोजन नाभिकों को एक दिशा में कर देता है। फिर उन पर रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स डाली जाती है। इससे नाभिक ऊर्जा लेकर रेजोनेंस
में आ जाते हैं और जैसे ही पल्स बंद होती है वे सिग्नल छोड़ते हैं। यही सिग्नल कंप्यूटर को मिलकर शरीर की तस्वीर बना देते हैं। क्योंकि अलग अलग ऊतकों में पानी की मात्रा अलग होती है, इसलिए एमआरआई की इमेज बेहद साफ और सटीक मिलती है। एमआरआई का मैग्नेट पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से लगभग 60,000 गुना ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए इसके पास किसी भी तरह की धातु ले जाना खतरनाक हो सकता है। एमआरआई मशीनें बहुत महंगी होती हैं और इन्हें लगातार चालू रखना पड़ता है। इसी वजह से इनकी देखभाल भी काफी महंगी होती है। यही कारण है कि एमआरआई आज मेडिकल डायग्नोसिस की दुनिया में सबसे भरोसेमंद तकनीक मानी जाती है। ये हमारे भारत की सबसे साफ सुथरी ब्रेड फैक्ट्री मानी जाती है। हर साल यहाँ से टनों ब्रेड अमेरिका और यूरोप भेजी जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम लोग इसे शायद ही खाते हैं। ब्रेड बनाने की शुरुआत होती है बड़े बड़े मिक्सरों में आटे को डालने से। स्वाद और टेक्सचर बेहद बनाने के लिए इसमें मिलाया जाता है गंगा जल, जिससे यह पवित्र माना जाता है। आटा और पानी मिलकर नर आटे में बदल जाते हैं। फिर वर्कर मॉडल्स पर अंडे की परत लगाते हैं ताकि ब्रेड बाहर से सुनहरी और चमकदार बने। ओवन में पकने के दौरान इसकी खुशबू इतनी लुभाती है कि कोई भी तुरंत खाने का मन करने लगे। बाहर निकलने पर ब्रेड दिखती है गोल, कुरकुरी और अंदर से बेहद मुलायम। पैकिंग के बाद इसे विदेश भेज दिया जाता है, लेकिन हमारे बाजारों में लोग इसे शायद ही खरीदते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि गंगा जल उतना शुद्ध नहीं जितना सुनने में लगता है। तुमने थोड़ा सा एल्म पेड़ की छाल ली, उसे एक टोकरी में रखकर धूप में सुखाया। फिर तुमने पास में रखी सूखी नागदौना, एक तरह की खुशबूदार जड़ी बूटी की पत्तियां ली, उन्हें ओखली में डालकर बारीक पीसकर पाउडर बनाया। वो पाउडर तुमने एक बर्तन में रख दिया। इसके बाद तुमने सूखी पेड़ की छाल भी पीसकर उसी बर्तन में मिला दी। फिर तुमने उसे अच्छा जलने और देर तक जलते रहने के लिए कुछ पुराने लकड़ी के कोयले, 4 कोल के टुकड़े लिए, उन्हें भी कूटकर उसमें मिला दिया। सुगंध और असर बढ़ाने के लिए तुमने उसमें थोड़ा सा चंदन जैसी खुशबू, चैन शियांग, और थोड़ी सी पीली धातु जैसा पदार्थ, भालू पित्त या शोंग हुआंग मिलाया। फिर तुमने उसमें थोड़ा साफ पानी डाला और उसे हाथ से अच्छी तरह गूंथ लिया। इससे एक काला चिकना आटा बन गया। अब तुमने उस आटे को मेज पर बेलन से बेल लिया। फिर उसे लंबी लंबी पट्टियों में काटा। उन पट्टियों को तुमने घुमाकर सर्पिल, चक्री जैसी आकृति दी और अपनी पसंद के मुताबिक अलग अलग सुंदर आकार बनाए। अंत में तुमने उन आकृतियों को हवादार जगह पर सुखाया। जब वे पूरी तरह सूख गईं, तो तुम उन्हें जला सकते हो। वे खुशबू फैलाएंगी, मच्छरों को भगाएंगी और तुम्हें तथा तुम्हारे परिवार को शांत और सुकून भरी नींद देंगी। इस तरह तुमने पुरानी विधि से बनी प्राकृतिक मच्छर धूप तैयार कर लिया। हमें एक पीसी की जरूरत है और इसमें थोड़ी सी आपकी मदद चाहिए। 5, 10, 50, 100 आपसे जो हो सके हमारी मदद के लिए सहयोग कर सकते हैं। ये एक कॉइल है। जब इसमें बिजली की धारा प्रवाहित की जाती है तो ये चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। अब अगर इस कॉइल को किसी स्थिर चुंबक के पास लटका दिया जाए और उसमें बहने वाली धारा की मात्रा और दिशा को बदला जाए, तो चुंबक और कॉइल के बीच बनने वाला बल कॉइल को आगे पीछे हिलने पर मजबूर कर देता है। अगर इस कॉइल से एक पतली झिल्ली डायाफ्राम जोड़ दी जाए तो कॉइल के हिलने से झिल्ली भी कंपन करने लगती है और इन कंपन से ध्वनि आवाज उत्पन्न होती है। यही होता है स्पीकर का मूल सिद्धांत। लेकिन एक समस्या है, हम अपने हाथों से बिजली की धारा को इतनी तेजी से बदल नहीं सकते कि वो किसी खास आवाज की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी या तीव्रता, वॉल्यूम से पूरी तरह मेल खा सके। यहीं आता है एक चतुर विचार। अगर हम इसी तरह का एक और उपकरण बनाएं, एक तरफ माइक्रोफोन जो सुनता है, दूसरी तरफ स्पीकर जो बोलता है और बीच में लगाएं एक एम्पलीफायर जो सिग्नल को बढ़ाता है, तो हमारे पास एक पूरा साउंड सिस्टम तैयार हो जाता है। अब देखिए क्या होता है। जब आप माइक्रोफोन के पास बोलते हैं तो आपकी आवाज की ध्वनि तरंगे उसकी झिल्ली को कंपन कराती हैं। ये झिल्ली जुड़ी होती है एक कॉइल से जो एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर होती है। इन कंपन के कारण कॉइल के आसपास का चुंबकीय असर थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है और फैराडे के नियम के अनुसार इस बदलाव से कॉइल में छोटी छोटी विद्युत धाराएं पैदा होती हैं। यही धारा आपकी आवाज का विद्युत रूप इलेक्ट्रिकल सिग्नल होती है। ये सिग्नल एम्पलीफायर में जाता है जहां ये कई गुना बढ़ाया जाता है और फिर भेजा जाता है स्पीकर को। स्पीकर की कॉइल भी चुंबकीय क्षेत्र में होती है। जब उसे ये विद्युत सिग्नल मिलता है तो वो उसी हिसाब से आगे पीछे हिलती है और झिल्ली को कंपित करती है। इससे वही ध्वनि तरंगे दोबारा बनती हैं जो आपने माइक्रोफोन के पास बोली थी और इस तरह आपकी आवाज बिजली के जरिए चलकर स्पीकर से फिर से सुनाई देती है। और इस तरीके से अब आपने न केवल स्पीकर का सिद्धांत समझ लिया बल्कि माइक्रोफोन और पूरा ऑडियो सिस्टम कैसे काम करता है ये भी जान लिया। हमें एक पीसी की जरूरत है और इसमें थोड़ी सी आपकी मदद चाहिए। 5, 10, 50, 100 आपसे जो हो सके हमारी मदद के लिए सहयोग कर सकते हैं।
देखो, यह एक लोहे की तार है। अगर तुम इसमें बहुत तेज विद्युत धारा प्रवाहित करो तो ये अपने प्रतिरोध के कारण जल्दी गर्म हो जाएगी, लाल होकर चमकने लगेगी और आखिर में पक की आवाज के साथ पिघलकर टूट जाएगी। लेकिन तुम बहुत समझदार हो, तुम्हें इस चमकती हुई तार से एक विचार आया। अगर हम ऐसा कोई धातु ढूंढ लें जिसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट बहुत ऊंचा हो तो क्या वो लगातार चमक नहीं सकती? फिर तुमने अपने दोस्तों की मदद से 3000 डिग्री सेल्सियस से अधिक गलनांक वाला धातु टंगस्टन W प्राप्त किया। तुमने उत्साह से उसे पतली तार में खींचा और सर्किट से जोड़ा। टंगस्टन तार ने सच में तेज रोशनी बिखेर दी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो फिर से टूट गई। समस्या ये थी कि तार का तापमान तो केवल 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, जो टंगस्टन के गलनांक से कम है। फिर भी वो क्यों जलकर टूट गई? तुम्हें जल्द ही कारण समझ में आया। हवा में मौजूद ऑक्सीजन ऊंचे तापमान पर टंगस्टन ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्साइड ऑफ टंगस्टन WO3 बनाता है, जो वाष्पित हो जाता है और इससे तार जल्दी ही क्षतिग्रस्त होकर टूट जाती है। फिर तुमने एक और शानदार उपाय सोचा। अगर टंगस्टन तार को कांच के गोले से ढककर उसके अंदर की हवा निकाल दी जाए और फिर उसमें निष्क्रिय गैस जैसे आर्गन या नाइट्रोजन भर दी जाए तो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया ही नहीं होगी। और हुआ भी यही। जब तुमने बिजली प्रवाहित की तो टंगस्टन तार स्थिर उज्जवल रोशनी के साथ चमकती रही। लेकिन एक नई दिक्कत आई। टंगस्टन की तार का प्रतिरोध बहुत कम था, इसलिए उसकी रोशनी पर्याप्त नहीं थी। तब तुमने और चतुराई दिखाई। तुमने तार को और पतला किया और उसे घुमावदार सर्पिल कॉइल रूप में बनाया। इससे उसका प्रतिरोध बढ़ा और रोशनी भी ज्यादा हुई। हालांकि 2500 डिग्री सेल्सियस की सफेद तप्त अवस्था में टंगस्टन मुलायम हो जाता था, इसलिए तुमने उसे सहारा देने के लिए कांच का एक स्तंभ सपोर्ट रॉड बनाया, जिसे तुमने फिलामेंट सपोर्ट या हृदय स्तंभ कहा। ये न केवल बिजली से इंसुलेट था, बल्कि तार को सहारा भी देता था और बल्ब के अंदरूनी हिस्से को पूरी तरह बंद रखता था। इस तरह तुम्हारे बुद्धिमान मस्तिष्क ने बल्ब इनकेंडिसेंट लैंप का आविष्कार किया। और एक जरूरी बात, हमें एक पीसी की जरूरत है और इसमें थोड़ी सी आपकी मदद चाहिए। 5, 10, 50, 100 आपसे जो हो सके हमारी मदद के लिए सहयोग कर सकते हैं। सोचो, तुम अचानक समय की यात्रा करके पुराने जमाने प्राचीन काल में पहुंच गए हो। तुमने वहां जाकर एक मोमबत्ती जलाई, लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। तुम बहुत समझदार थे, इसलिए तुमने बांस की पतली पट्टियों और चावल के कागज एक लालटेन जैसा ढांचा बनाया और मोमबत्ती को उसके अंदर रख दिया, ताकि अब हवा से वो बुझ न पाए। जब मोमबत्ती की रोशनी उस सफेद कागज पर पड़ी तो उसका झिलमिलाता हुआ उजाला बहुत सुंदर लगा, पर सफेद कागज पर वो थोड़ी नीरस और फीकी लग रही थी। तुम्हें अचानक एक शानदार विचार आया। तुमने कुछ लाल कागज लिए, उन्हें काटकर दौड़ते हुए घोड़ों की आकृतियां बनाई और उन्हें कागज पर चिपका दिया। अब जब तुमने लालटेन को धीरे से घुमाया तो ऐसा लगा जैसे वे घोड़े सचमुच दौड़ रहे हों। लेकिन कुछ सेकंड बाद लालटेन रुक गई। अब तुम्हें बार बार हाथ से घुमाना पड़ता था। फिर तुम्हारे मन में विचार आया, क्या मैं मोमबत्ती से उठते धुएं या गर्म हवा की ताकत से इसे खुद ब खुद नहीं घुमा सकता? बस यहीं से जादू शुरू हुआ। तुमने फिर कुछ बांस की पतली पट्टियां ली और मोमबत्ती के ऊपर एक छोटा पंखे जैसा पत्ता ब्लेड बनाया, जिसकी पंखुड़ियां थोड़ी तिरछी एंगल पर थीं। इससे जब मोमबत्ती जलती तो गर्म हवा ऊपर उठती और उस पंखे को घुमा देती। तुमने उसे एक लकड़ी की डंडी धुरी पर टिकाया ताकि वो आराम से घूम सके। फिर तुमने सोचा, क्यों ना मैं उन घोड़ों की आकृतियों को लालटेन के अंदर ही लगा दूं, ताकि बाहर वाला कागज न हिले, सिर्फ घोड़े घूमे। अब जब मोमबत्ती जली तो पंखा घूमने लगा, घोड़े की आकृतियां भी घूमी और उनकी परछाइयां लालटेन पर नाचने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच घोड़े दौड़ रहे हों। और इस तरीके से तुमने दौड़ते घोड़े वाला दीपक बना दिया। हमें एक पीसी की जरूरत है और इसमें थोड़ी सी आपकी मदद चाहिए। 5, 10, 50, 100 आपसे जो हो सके हमारी मदद के लिए सहयोग कर सकते हैं। देखो, ये है तुम्हारे पास छोटा तरबूज। अगर तुम चाहते हो कि ये बिल्कुल ठंडा तरबूज बन जाए तो तुम उसे बर्फ के टुकड़ों से लपेट सकते हो। बर्फ उसकी गर्मी को जल्दी सोख लेगी और तरबूज ठंडा हो जाएगा। लेकिन समस्या ये है, बर्फ बहुत जल्दी पिघल जाती है और दोबारा इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो अब क्या करें? तभी तुम्हारे दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। तुम अपने दोस्त से एक कमाल का ठंडा करने वाला तरल रेफ्रिजरेंट मंगवाते हो। तुम इस तरल को एक घुमावदार तांबे की नली में बंद करते हो और नली के चारों ओर
ओर एक इंसुलेटेड बॉक्स यानी ठंडा रखने वाला डिब्बा लगाते हो। जब तुम्हें तरबूज ठंडा करना होता है तो ये तरल नली के अंदर वाष्पित इवेपोरेट होने लगता है और वाष्प बनने की प्रक्रिया में ये बहुत सारा ऊष्मा हीट सोख लेता है, जिससे बॉक्स का तापमान तेजी से गिर जाता है। लेकिन ठंडा करने वाला ये गैस बार बार इस्तेमाल हो सके, इसके लिए तुम तांबे की नली को बॉक्स के बाहर तक बढ़ा देते हो और बाहर एक कंप्रेसर लगाते हो। कंप्रेसर इस गैस को जोर से दबाता है, कंप्रेस करता है, जिससे वो 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म और उच्च दबाव वाली गैस बन जाती है। अब हमें चाहिए ठंडी तरल, न कि गर्म गैस। इसलिए कंप्रेसर के बाद तुम एक और घुमावदार तांबे की नली लगाते हो, जिसे कंडेंसर कहा जाता है। जब ये गर्म गैस इसमें से गुजरती है तो ये अपनी गर्मी हवा में छोड़ देती है और धीरे धीरे ठंडी होकर लगभग 35 डिग्री सेल्सियस की तरल अवस्था में बदल जाती है। लेकिन ये तापमान भी अभी बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम कंडेंसर के बाद एक घुमावदार पतली पाइप थ्रॉटल ट्यूब जोड़ते हो, जिसे एक्सपेंशन वाल्व या थ्रॉटल डिवाइस कहते हैं। यहाँ दबाव अचानक गिर जाता है और तरल का कुछ हिस्सा तुरंत वाष्पित होकर बहुत सारा ताप खींच लेता है, जिससे उसका तापमान 0 से 10 से 15 डिग्री नीचे पहुंच जाता है। अब ये बहुत ठंडा मिश्रण फिर से बॉक्स के अंदर वाली नली इवेपोरेटर में जाता है। वहाँ ये अंदर की गर्मी सोख कर फिर से गैस बन जाता है। इस तरह ये चक्र बार बार दोहराता है, अंदर से गर्मी बाहर निकालता रहता है। जब तक कंप्रेसर चलता रहेगा, ये ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहेगी और बॉक्स हमेशा ठंडा रहेगा। अगर तुम इस बॉक्स को 2 हिस्सों में बांट दो तो जो हिस्सा वाष्पक इवेपोरेटर के पास है वो सबसे ठंडा रहेगा। इसे कहते हैं फ्रीजर, जहां तापमान लगभग -16 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसके बगल वाला हिस्सा थोड़ा गर्म होता है, वो है फ्रिज का रेफ्रिजरेटर भाग, कोल्ड स्टोरेज, जहां तापमान करीब +5 डिग्री सेल्सियस रहता है। तुम चाहो तो थर्मोस्टेट, टेम्परेचर कंट्रोलर और एयर फ्लो वाल्व लगाकर इन दोनों हिस्सों का तापमान अलग अलग नियंत्रित कर सकते हो। और जब तुम इस पूरी व्यवस्था को एक बड़े डिब्बे में जोड़ देते हो और इस तरीके से तुमने फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर का आविष्कार कर लिया। हमें एक पीसी की जरूरत है और इसमें थोड़ी सी आपकी मदद चाहिए। 5, 10, 50, 100 आपसे जो हो सके हमारी मदद के लिए सहयोग कर सकते हैं। अगर तुम समुद्र के पानी से सोना निकालना चाहो तो सबसे आसान और असरदार तरीका यही लगता है। एक बड़ा बर्तन चढ़ाओ, तेज आग जलाओ, समुद्र का पानी उसमें डालकर उबालो। पानी धीरे धीरे सूखने लगता है, पर सोने की एक झलक तक नहीं दिखती। शायद वो नीचे जमी हुई उस परत में छिपा हो। तुम फिर से थोड़ा साफ पानी डालते हो, फिर से उबालते हो, छानते हो, पर बार बार वही नतीजा, बस पानी ही पानी। क्या तरीका गलत है? गलती से तुमने कड़ाही में सोया दूध में मिला हुआ बीन्स का रस डाल दिया। अब पानी और गाढ़ा होता जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे सोना अब निकलने ही वाला है। तुम जल्दी से ऊपर की हरी झिल्ली निकाल देते हो, आग धीमी कर देते हो, धीरे धीरे पकाते रहते हो जब तक सारी नमी उड़ नहीं जाती। तब जाकर समझ आता है समुद्र के पानी से निकला सोना असल में क्या है। समुद्र के पानी को बार बार उबालने और छानने के बाद सोया दूध में मौजूद प्रोटीन समुद्री नमक में मौजूद एंजाइम और अशुद्धियां खींच लेता है और जो बचता है वो होता है नरम, सुनहरा, खाने योग्य स्वर्ण जैसा नमक। और इस तरीके से तुमने खोज लिया प्राचीन विधि से नमक बनाने की कला। हमें एक पीसी की जरूरत है और इसमें थोड़ी सी आपकी मदद चाहिए। 5, 10, 50, 100 आपसे जो हो सके हमारी मदद के लिए सहयोग कर सकते हैं। ये एक 3 मीटर ऊंचा पत्थर का चबूतरा है। अगर तुम्हें ऊपर ईंटें ले जानी हो तो तुम बस एक पत्थर की पटिया टिका दो और आसानी से ऊपर चढ़ सकते हो। लेकिन अगर वही चबूतरा 30 मीटर ऊंचा हो जाए तो तुम्हें एक एक करके कई पट्टियां लगानी पड़ेंगी। इस तरह ऊपर चढ़ना न सिर्फ थकाऊ होगा बल्कि बेहद धीमा भी, ताकि ठेकेदार तुम्हें नौकरी से ना निकाले। तुम्हें एक बेहतर उपाय सूझता है। तुम इमारत की छत पर एक चरखी लगाते हो और उसमें रस्सी डालते हो। रस्सी का एक सिरा ईंटों से बांधते हो और दूसरे सिरे को खुद खींचते हो। इस तरह तुम ईंटों को ऊपर खींचकर पहुंचा सकते हो। लेकिन इस तरीके की 2 बड़ी कमियां हैं। पहली, अगर वजन ज्यादा हुआ तो रस्सी टूट सकती है और दूसरी, एक बार में बहुत कम ईंटें ऊपर जा पाती हैं। अब तुम सोचते हो कि काम की रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। तुम इमारत की छत पर एक इलेक्ट्रिक मोटर लगाते हो, नीचे लोहा का एक मजबूत डिब्बा बनाते हो और दोनों को स्टील के तार से जोड़ देते हो। अब बस ईंटों को
उस डिब्बे में रखो, स्विच ऑन करो और ईंटें ऊपर पहुंच जाती हैं। लेकिन वजन ज्यादा होने से मोटर पर दबाव बढ़ जाता है, इसलिए तुम एक और कमाल करते हो। केबल के दूसरे सिरे पर एक भारी संतुलन वजन काउंटरवेट लगाते हो। अब जब डिब्बा ऊपर जाता है तो वजन नीचे आता है, जिससे मोटर का काम आधा आसान हो जाता है। फिर भी एक दिक्कत रह जाती है, अगर ऊपर उठते समय तेज हवा चल जाए तो डिब्बा हिलने डुलने लगता है, जिससे जोखिम बढ़ता है। इसे ठीक करने के लिए तुम चारों कोनों पर लोहे की गाइड रेलें लगाते हो और डिब्बे में गाइड शूज नाम के पहिएदार उपकरण लगाते हो जो रेल को पकड़ कर चलते हैं। इससे डिब्बा सीधा और स्थिर रहता है। लेकिन अगर केबल पुरानी होकर टूट जाए तो क्या होगा? तुमने इसका भी हल निकाल लिया। डिब्बे के नीचे सेफ्टी क्लैंप, सुरक्षा ब्रेक लगा दिया, जो अगर डिब्बा तेजी से नीचे गिरने लगे तो रेल को जकड़कर रोक देता है। और आखिर में तुम डिब्बे के अंदर कंट्रोल सिस्टम लगाते हो, जिससे सिर्फ बटन दबाकर ऊपर नीचे की स्थिति सटीक रूप से नियंत्रित की जा सके। और इस तरह तुमने एक साधारण लेकिन शानदार लिफ्ट एलिवेटर का आविष्कार कर लिया। हमें एक पीसी की जरूरत है और इसमें थोड़ी सी आपकी मदद चाहिए। 5, 10, 50, 100 आपसे जो हो सके हमारी मदद के लिए सहयोग कर सकते हैं। एक तांबे की छड़ी और लोहे की छड़ी को नमक के पानी में डुबोया जाता है। फिर इन दोनों को एक तार से जोड़ा जाता है। ऐसा करते ही तार में बिजली प्रवाहित होने लगती है। अगर उस तार पर एक बल्ब जोड़ दिया जाए तो बल्ब जल उठेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि तांबा लोहे के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की कोशिश करता है और नमक का पानी एक इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघटक का काम करता है। इलेक्ट्रॉन लोहे की छड़ी से होकर तार के माध्यम से तांबे की छड़ी तक पहुंचते हैं। इस स्थिति में तांबे की छड़ी धनाग्र पॉजिटिव पोल होती है और लोहे की छड़ी ऋणाग्र नेगेटिव पोल होती है। इस प्रकार तुमने बिजली का रहस्य खोज लिया। लेकिन नमक के पानी की विद्युत अपघटन क्षमता, इलेक्ट्रोलिटिक पावर, कम होने के कारण ऊर्जा भी बहुत कम होती है। इसलिए बल्ब केवल क्षण भर के लिए झिलमिलाता है। लगातार विद्युत आपूर्ति के लिए तुमने कई लोहे और तांबे की प्लेटें बनाई। उन्हें बारी बारी से एक दूसरे के ऊपर रखकर नमक के पानी में डुबो दिया और केवल सबसे ऊपर और सबसे नीचे की प्लेटों को धनाग्र और ऋणाग्र के रूप में बाहर निकाला। अब जब इन्हें तार से जोड़ा गया तो ये लगातार विद्युत प्रवाहित करने लगा और इस प्रक्रिया से तुमने सबसे पहला बैटरी बना लिया। लेकिन ये प्रारंभिक उपकरण भारी था और नमक का पानी आसानी से लीक हो जाता था। तुमने बुद्धिमानी से लोहे और तांबे की प्लेटों को बहुत पतला बना दिया और उनके बीच नमक पानी में भीगी कागज की परत रख दी, जिससे आकार बहुत छोटा हो गया। फिर सभी तांबे की प्लेटों को एक तांबे की तार से जोड़ दिया और सभी लोहे की प्लेटों को एक लोहे की तार से। लोहे की तार को नीचे की ओर रखा गया। पूरा ढांचा रबर या किसी जलरोधक पदार्थ से ढक दिया गया। सिर्फ ऊपर और नीचे की ओर तांबे और लोहे की तारें खुली छोड़ी गईं। और अब इस तरह से तुमने एक व्यावसायिक उपयोग की बैटरी, कमर्शियल बैटरी का निर्माण कर लिया। हमें एक पीसी की जरूरत है और इसमें थोड़ी सी आपकी मदद चाहिए। 5, 10, 50, 100 आपसे जो हो सके हमारी मदद के लिए सहयोग कर सकते हैं। जिन्होंने हमें पीसी लेने के लिए कल के दिन जो डोनेट किए थे, उनका नाम आप स्क्रीन पर दिख सकते हो। इन सभी लोगों को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लव यू ब्रो, आप सभी को हमें इतना प्यार देने के लिए। सोचो, तुम्हारे सामने एक छोटी सी धारा है। अगर तुम उस पर एक लकड़ी का तना रख दो तो उस पर चलकर आसानी से दूसरी ओर जा सकते हो। यानी तुमने बना लिया एक साधारण लकड़ी का पुल। लेकिन अब सोचो, अगर वही धारा एक चौड़ी नदी बन जाए और तुम्हारी लकड़ी उतनी लंबी ना हो कि एक बार में दूसरी ओर पहुंच सके, तो अब क्या करोगे? तुम एक उपाय निकालते हो। नदी के बीच में लकड़ी के खंभे, स्तंभ गाड़ देते हो। उन पर लकड़ी की पट्टियां टिकाकर कई टुकड़ों को जोड़ते हुए पुल को किनारे तक पहुंचा देते हो। अब पुल बन तो गया, लेकिन कुछ समय बाद तुम देखते हो नदी के पानी के लगातार बहाव से वे खंभे धीरे धीरे सड़ने और कमजोर होने लगते हैं। और जैसे जैसे खंभे कमजोर होते हैं वैसे वैसे पुल भी अस्थिर होने लगता है। फिर तुम सोचते हो, क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे पुल मजबूत भी रहे और पानी में खंभे लगाने की जरूरत भी ना पड़े? तुम्हें एक नया विचार आता है। अगर ऊपर रखी हुई लकड़ी की पट्टी बीम के नीचे एक और लंबी लकड़ी की पट्टी लगा दी जाए जो दोनों सिरों से तिरछे खंभों पर टिकी हो, तो ये पुल का वजन और दबाव बराबर बांट देगी।
ऊपर की बीम नीचे की पट्टी पर दबाव डालेगी और नीचे की पट्टी ऊपर की बीम को संभालेगी। दोनों मिलकर एक दूसरे को संतुलन और मजबूती देंगी। अब जैसे जैसे उस पर वजन बढ़ेगा पुल और भी मजबूत होता जाएगा, कमजोर नहीं। और इस तरह तुमने खोज निकाली प्राचीन लकड़ी की मेहराबी पुल संरचना। 3 लकड़ियाँ एक कोने पर मिलाना है और उन्हें ऐसा जोड़ना है कि जिंदगी भर साथ रहें, अलग ना हो। पहले तो दिमाग में आता है जोर वाली तकनीक अपनाओ, स्क्रू घुसाओ, धातु की प्लेट लगाओ, पर कुछ ही दिनों में धातु जंग खा जाती है, लकड़ी नमी से फूल सी जाती है और फिर जोड़ खुल जाता है, पूरी बनावट ढीली पड़ जाती है। अब अपनाते हैं नरमी का रास्ता। लकड़ियों को 45 डिग्री के कोण पर काटो, टेनो और मॉर्टिस लगाओ ताकि वे हाथों में हाथ डाले रहें। 2 लकड़ियों तक तो ठीक है, पर तीसरी आते ही मुसीबत। टेनन से टकरा जाता है, जगह ही नहीं बचती। अब जरूरी है नया सोच। तीसरी लकड़ी के सिरे पर 2 छोटे उभार प्रोजेक्शन बनाओ और बाकी 2 लकड़ियों में उनके लिए बराबर के खांचे ग्रूव्स काटो। संरचना तो मजबूत बन जाती है लेकिन दिखने में बिगड़ जाती है। जोड़ ऐसा लगता है जैसे कोई उभरा हुआ मस्सा हो। आखिरकार लकड़ी से जिद ठाननी पड़ती है। हर सिरे को 45 डिग्री के कोने पर बहुत बारीकी से तराशो। जुड़ाव की जगह पर तिकोना नुकीला हिस्सा बनाओ। फिर तीनों लकड़ियों को धीरे धीरे एक दूसरे में धकेलो और देखो कमाल, तिरछे कोने एकदम फिट बैठते हैं, टेनो आपस में जकड़ जाते हैं। तीनों लकड़ियां मिलकर एक ठोस त्रिकोण बना लेती हैं, मजबूती ऐसी जैसे पहाड़। और यही है वो पुरखों की नायाब तकनीक जिसने लकड़ी के जोड़ की कमजोरी मिटाई और सुंदरता को नई ऊंचाई दी। इस जोड़ को कहा जाता है मितर जॉइंट। हमें एक पीसी की जरूरत है और इसमें थोड़ी सी आपकी मदद चाहिए। 5, 10, 50, 100 आपसे जो हो सके हमारी मदद के लिए सहयोग कर सकते हैं। ये एक नई कटी हुई बांस की डंडी है। अगर तुम इस बांस की डंडी के सिरे पर सन की रस्सी बांध दो और उस रस्सी के दूसरे सिरे पर लोहे से बना कांटा जोड़ दो तो यही इंसान के इतिहास का सबसे पुराना मछली पकड़ने का कांटा बन जाएगा। लेकिन इस तरह के कांटे की एक बड़ी दिक्कत थी, कांटा बहुत हल्का होता था और सन की रस्सी पानी में तैरने लगती थी। इस वजह से पूरा डोर बार बार हिलता रहता और कभी भी नदी के तल तक नहीं पहुंच पाता था। अब अगर तुम्हें नीचे की बड़ी मछलियां पकड़नी है तो तुम्हें कांटे के हैंडल वाले हिस्से में थोड़ा वजन जोड़ना पड़ता। इससे कांटा लंगर की तरह नीचे टिक जाता और चारा मजबूती से नदी की तह पर स्थिर रहता। अब भले ही तुमने बड़ी मछलियां पकड़ने की तैयारी पूरी कर ली थी, लेकिन तुमने उनकी चालाकी को नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि बड़ी मछलियां बहुत समझदार होती हैं। वे चारा खाते वक्त धीरे धीरे बिना कोई हलचल किए खाती हैं। जब तक उनका शरीर डोरी की सीध में रहता है तब तक किनारे पर खड़े तुम उनकी मौजूदगी को बिल्कुल महसूस नहीं कर पाते। इस समस्या को हल करने के लिए तुमने घर की ज्वार या बाजरा की सूखी डंडियों की बाहरी परत को छीला और उनसे 7 छोटी हल्की तैरने वाली गोलियां बना ली। फिर तुमने इन तैरने वाली गोलियों को डोरी पर कुछ दूरी पर बांध दिया। अब जब भी नीचे लगा चारा थोड़ा सा भी हिलता तो ऊपर की ये गोलियां हल्का सा डूबने लगती और अगर उस वक्त तुमने तुरंत झटका दिया तो मछली तुम्हारे कांटे में फंस जाती। इन सब बातों को पूरा करने के बाद तुमने वास्तव में मानव इतिहास का सबसे संवेदनशील और असरदार मछली पकड़ने का तरीका खोज लिया। यही था हमारे पूर्वजों का पारंपरिक मछली पकड़ने का तरीका। सामने एक इतनी चौड़ी नदी है कि उस पर विमान वाहक पोत भी दौड़ सके। अब रोज रोज तैर कर तो पार नहीं जाया जा सकता, तो तुमने सोचा चलो पुल बना देते हैं। पहला खंबा गाला ही था कि ऊपर से मालवाहक जहाज आ गया और वहीं घूमने लगा। अरे भाई, ये खंबा मेरे रास्ते में क्या कर दिया? तुमने सोचा ठीक है, खंबे 2 ही रख देते हैं, ऊंचे ऊंचे बनाकर ऊपर से रस्सियों से पुल को टांग देते हैं। बस ये रहा झूला पुल, सस्पेंशन ब्रिज। अब लगा कि सब ठीक है, चैन से बैठो। तभी सामने से धुएं उगलता एक विशाल जहाज आ गया और धड़ाम लगभग पुल के नीचे टकरा गया। पुल के रैंप अप्रोच को इतना लंबा घुमाना पड़ा कि आधी
आधी बस्ती पार करनी पड़ी। जमीन की कीमत पुल से ज्यादा हो गई। मजदूर बोले, भाई ये काम छोड़ो। फिर अचानक दिमाग में बिजली कौंधी, अगर पुल हमेशा ऊंचा नहीं रह सकता तो क्यों ना उसे ऊपर उठाया जा सके। पर फिर सोचा, पुल का वजन हजारों टन है, कैसे उठाएंगे इसे। तुमने पुल के पिछले हिस्से में भारी वजन लगा दिया, जैसे झूले सीसॉ में होता है, और बस पुल उठ गया। जहाज अब आसानी से नीचे से निकल गया, जैसे अपने ही दरवाजे की दहलीज पार कर रहा हो। तभी एक नई दिक्कत, दोनों तरफ के पुल उठे तो पुल के टावर तिरछे होने लगे। तुमने फटाफट कुछ और रस्सियां लगाई, दोनों पुल के हिस्से बांध दिए। अब स्थिरता ऐसी कि घर की तिजोरी भी शर्मा जाए। पर पैदल लोग बोले, भाई पुल ऊपर उठ गया तो हम कैसे जाएं? उड़कर? तुमने सिर खुजाया। पुल के ऊपर रस्सियों से एक और हवा में लटका रास्ता बना दिया, नीचे सीढ़ियां लगाई, बाहर से उसे मकान जैसा लुक दिया। लो, लंदन का टावर ब्रिज तैयार है। ये एक 5 सेंटीमीटर व्यास की पानी की पाइप है। अगर तुम पानी के बहाव फ्लो को कम करना चाहते हो तो तुम इसे 2 सेंटीमीटर व्यास की पतली पाइप से जोड़ सकते हो, क्योंकि पतली पाइप पानी के प्रवाह में ज्यादा रुकावट रेजिस्टेंस पैदा करती है। पानी आपस में टकराता है, दबाव बढ़ता है और इस वजह से पानी का बहाव कम हो जाता है। अब अगर हम इस पाइप को बिजली की तार वायर से तुलना करें तो पानी की रुकावट को विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहा जा सकता है, और पानी का बहाव और दबाव क्रमशः विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज के समान होते हैं। यानी ये सिद्धांत पानी और बिजली दोनों में एक जैसा है। उदाहरण के लिए मान लो हमारे पास एक तांबे कॉपर की तार है। तांबे की विद्युत प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। ये लोहे आयरन की तुलना में लगभग 6 गुना कम होती है। इसलिए समान आकार की तांबे की तार बिजली को अधिक आसानी से प्रवाहित होने देती है, जैसे कि एक मोटी पाइप पानी को आसानी से बहने देती है। अब अगर तुम उसी तांबे की तार से एक लोहे की तार जोड़ दो तो लोहे की अधिक प्रतिरोधकता के कारण ये ऐसा होगा मानो एक पतली पाइप को मोटी पाइप से जोड़ दिया गया हो। इससे पूरे सर्किट परिपथ का कुल प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और अगर वोल्टेज विद्युत दाब वही रहे तो कुल विद्युत धारा करंट घट जाएगी। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए एक छोटा प्रयोग किया जा सकता है। मान लो तुमने एक छोटे वॉट का बल्ब एक ज्यादा वॉट वाले सर्किट में जोड़ दिया। जैसे ही बिजली प्रवाहित होगी, ज्यादा धारा छोटे बल्ब से गुजरेगी, जिससे वह फट एक्सप्लोड सकता है। लेकिन अगर तुम उसी सर्किट में एक अधिक प्रतिरोध वाली लोहे की तार जोड़ दो तो पूरा सर्किट का करंट कम हो जाएगा और छोटा बल्ब सामान्य रूप से चमकेगा। यही है विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का सिद्धांत। इसे सही तरह से उपयोग करने के लिए तुम विभिन्न प्रतिरोधकता वाली सामग्रियों से उचित लंबाई की तारें काटकर उन्हें सर्पिल स्प्रिंग जैसी आकृति में मोड़ सकते हो और ऊपर से एक इंसुलेटिंग कोटिंग चढ़ा सकते हो, और इस तरीके से तुमने रेजिस्टर का आविष्कार कर लिया। संतरे पर फफूंदी लग जाए तो उसे कभी फेंको मत। ये कोई बेकार चीज नहीं, बल्कि एक बेहद कीमती खजाना है। अगर तुम उस पर जमी हुई नीली हरी रुई जैसी परत को सावधानी से खुरचकर निकालो और उसे ठंडी हुई पकी खिचड़ी या दलिया में डाल दो तो ये बेकार दिखने वाली चीज कुछ ही समय में कई गुना मूल्यवान बन सकती है। ध्यान रहे ताकि धूल या कीड़े न गिरे। बर्तन के मुंह पर सांस लेने लायक छिद्रदार कागज से ढक दो, फिर उसे किसी ठंडी अंधेरी और सूखी जगह पर 5 से 7 दिन तक रख दो। जब तुम उसे खोलोगे तो देखोगे कि सतह पर हल्की नीली परत बन चुकी है। यही वो फफूंद है जो करीब 70-80 साल पहले कुछ सोने की छड़ों के बदले भी नहीं मिलती थी। लेकिन ये यहीं तक नहीं रुकती, इसे और शुद्ध करना होता है। इसलिए उस पके दलिया और फफूंदी वाले मिश्रण को कई बार छानकर ठोस पदार्थ निकाल दो। फिर उसमें थोड़ा सरसों या कैनोला तेल डालकर अच्छी तरह हिलाओ। ये तेल वसा जैसी अशुद्धियां सोख लेगा। जब मिश्रण 2 भागों में बट जाए तो नीचे की साफ परत को निकालो। अब उसमें थोड़ा राख, लकड़ी की राख और उबला ठंडा पानी मिलाकर फिर से हिलाओ और कुछ समय के लिए स्थिर रहने दो। ऊपर की परत को धीरे से निकालो और उसे प्राकृतिक तरीके से सूखने दो। जब सारा पानी उड़ जाएगा तो तुम्हें सफेद रंग का ठोस पाउडर मिलेगा और ये तुम
तुमने प्राचीन विधि से तैयार की गई पेनिसिलिन बना ली है। ये है तुम्हारे घर का कुत्ते का खाना खाने वाला बर्तन। अगर तुम इसे पटाखों के ऊपर उल्टा रख दो तो बम फटते ही ये हवा में उड़ जाएगा, लेकिन इसकी आकृति ऐसी है कि ये ज्यादा ऊपर नहीं उड़ पाता और तुरंत गिर जाता है। अब तुम इतने भी कमाल के हो कि इस उड़ते हुए बर्तन से तुम्हें एक शानदार आइडिया मिल गया। तुमने उस बर्तन को गोली के नुकीले सिर जैसा बना दिया, जिससे हवा में उड़ते समय उस पर लगने वाला हवा का विरोध बहुत कम हो गया। अब तुमने उसे एक बड़े से नलानुमा ढांचे पर लगाया। उस नलानुमा हिस्से में बहुत सारा ईंधन भरा और पीछे एक ताकतवर इंजन लगा दिया। जैसे ही इंजन चालू होगा, पूरा यंत्र आसमान की ओर उड़ पड़ेगा और इस तरह तुम पहली बार रॉकेट का आविष्कार करने वाले हो। लेकिन एक बड़ी समस्या है, रॉकेट में मौजूद ईंधन रॉकेट के कुल वजन का लगभग 60% होता है। अगर तुम चाहते हो कि रॉकेट और ऊंचा जाए तो तुम्हें और ज्यादा ईंधन चाहिए होगा, पर तुम्हारी बुद्धि के आगे ये भी कोई बड़ी बात नहीं। तुमने रॉकेट को 3 हिस्सों में बांट दिया। सबसे जरूरी उपकरण ऊपर रखे और नीचे की 2 अवस्थाओं में बहुत सारा ईंधन और बड़े बड़े इंजन लगा दिए। जब तुम लॉन्च बटन दबाते हो, पहला चरण इंजन चालू होता है और रॉकेट उड़ान भर देता है। पहला चरण ईंधन खत्म होते ही अपने आप अलग हो जाता है। फिर दूसरा चरण इंजन चालू होता है और रॉकेट को और ऊंचाई पर धकेलता है। दूसरा चरण भी ईंधन खत्म होने पर अलग हो जाता है और अब तीसरा चरण रॉकेट को सीधा अंतरिक्ष में पहुंचा देता है। और इस तरह तुमने सफलतापूर्वक रॉकेट का आविष्कार कर लिया। हमें एक पीसी की जरूरत है और इसमें थोड़ी सी आपकी मदद चाहिए। 5, 10, 50, 100 आपसे जो हो सके हमारी मदद के लिए सहयोग कर सकते हैं। यदि किसी पहाड़ी झरने के ऊपर एक छोटा सा छेद कर दिया जाए तो पानी अपने आप कल कल करता हुआ नीचे बह निकलता है और सहज ही सीढ़ी नुमा खेतों की प्यास बुझा देता है। पर सोचो, अगर वही जल स्रोत खेतों की सबसे निचली परत में हो तो तुम्हें पानी भरने के लिए मिट्टी की डोली लेकर बार बार खड़ी पगडंडियों पर ऊपर नीचे जाना पड़ेगा। कंधे दुखने लगेंगे, कपड़े पसीने से तर हो जाएंगे, फिर भी ऊपर की फसल मुश्किल से ही गीली होगी। अब तुम्हारे मन में प्रश्न उठता है, क्या कोई उपाय नहीं जिससे पानी अपने आप ऊपर पहुंच जाए? तुम सोचते हो ढलान के किनारे एक लंबी बांस की नली बांध दी जाए और एक डोली को रस्सी से बांधकर ऊपर खींचा जाए। इससे चढ़ना उतरना तो बचेगा, पर हर बार बस एक ही डोली पानी ऊपर आएगी। फिर विचार आता है, क्यों ना कई डोलियों को मोतियों की तरह एक ही रस्सी में पिरो दिया जाए। अब एक बार रस्सी खींचने से कई गुना पानी ऊपर आएगा, पर पानी से भरी डोलियां बहुत भारी है। कुछ ही देर में हाथ पांव थक कर जवाब दे देते हैं। तभी तुम्हें और बुद्धि सूझती है, क्यों ना कुएं की तरह एक चरखी पुली लगा दी जाए। इससे खींचना तो आसान हो जाएगा, पर रस्सी वापस लपेटने की मेहनत फिर भी बाकी है। फिर अचानक विचार आता है, क्यों ना जल स्रोत के पास भी एक पहिया बांध दिया जाए और रस्सी के दोनों सिरे जोड़कर एक चक्र बना दिया जाए। अब डोलियों को उस चक्र में बांध दो। जब नीचे की डोली पानी में डूबेगी तो भर जाएगी और ऊपर की ओर चढ़ते हुए धीरे धीरे पानी खेतों तक पहुंचाएगी। तुम लकड़ी की भारी डोलियों की जगह हल्की धातु या बांस की डोलियां लगा देते हो। अब तो भारी ढांचा भी हटाया जा सकता है। तुम बस ऊपर खड़े होकर चरखे को घुमाते हो, रस्सी नाग की भांति नीचे उतरती है, नीचे की डोलियां पानी भरकर ऊपर आती हैं और शीर्ष पर पहुंचकर धीरे से छल छल करती हुई खेत में जल उंडेल देती हैं। अब ऊपर का खेत भीगता है और फिर वही पानी नीचे नीचे बहता जाता है। पल भर में पूरी सीढ़ीदार खेती हरियाली से लहलहा उठती है और बधाई हो, तुमने घूमता हुआ जल डोली चक्र, जल चक्र का आविष्कार कर लिया है। और हमारे चैनल से जुड़ना मत भूलना। एक बार आपने अपने घर के मुख्य दरवाजे की सुरक्षा के लिए एक लकड़ी की पट्टी लगाई। ये पट्टी दरवाजे के अंदर क्षैतिज रूप में लगाई गई थी। रात में जब आप सोने जाते थे तो यही पट्टी दरवाजे को बंद रखती थी। इसे ही कुंडी या बोल्ट कहा जाता था। लेकिन एक दिन आपने सोचा, अगर कोई चोर दरवाजे की दरार से चाकू डाल दे तो वो कुंडी को ऊपर उठाकर दरवाजा खोल सकता है। फिर आपने एक नया उपाय निकाला। आपने लकड़ी की उस कुंडी के नीचे की ओर एक नाली काटी
और उसमें एक छोटा आधा कुंडा लगाया। अब कुंडी उस आधे कुंडे के साथ बिल्कुल फिट हो गई। अब केवल वही व्यक्ति दरवाजा खोल सकता था जो उस आधे कुंडे को उंगली से उठाना जानता हो और फिर कुंडी को सरका सके। ये एक तरह की दोहरी सुरक्षा बन गई। लेकिन जब आप दिन में बाहर खेत या काम पर जाते थे तो ये दरवाजा बाहर से बंद नहीं किया जा सकता था। तब आपने दरवाजे में एक छोटा सा छेद बनाया और कुंडी पर 2 छोटे छोटे पिन लगाए। अब उस छेद से एक लकड़ी की चाबी डाली जा सकती थी जो 90 डिग्री तक घूमती थी। जब आप चाबी घुमाते थे तो कुंडी दाएं बाएं खिसक जाती थी और दरवाजा खुल या बंद हो जाता था। पर यह ताला इतना आसान था कि आपका पड़ोसी लालाजी भी आकर इसे खोल सकते थे। फिर आपने एक और सुधार किया। आपने सोचा अगर चाबी पर अलग अलग कट दांत बनाए जाएं और ताले के अंदर उन्हीं के हिसाब से पिन लगाए जाएं तो केवल वही चाबी जो सही नाप की होगी सभी पिनों को ऊपर उठाकर कुंडी को छुड़ा पाएगी। जब सही चाबी डाली जाती तो ताले के अंदर के दांतेदार पहिए गियर घूमते, कुंडी को सरकाते और दरवाजा खुल जाता। और इस तरह से आपने अपने हाथों से पुराना लकड़ी का गुप्त ताला बना लिया। ये एक चुंबक है। अगर तुम इसे 4 अन्य चुंबकों के बीच रखो तो बीच वाला चुंबक समान ध्रुवों के प्रतिकर्षण और विपरीत ध्रुवों के आकर्षण अट्रैक्शन के कारण पीछे से धक्का और आगे से खिंचाव महसूस करेगा। इन दोनों बलों के असर से बीच वाला चुंबक आगे की ओर तेजी से उछल जाएगा। लेकिन ये धक्का बहुत कमजोर है, गति भी पर्याप्त नहीं है। तो इसे तेज कैसे करें? हम चुंबकों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जल्दी ही एक नई समस्या आती है। जब चुंबक अगले हिस्से में पहुंचता है तो उस पर उल्टा बल लगने लगता है। तुम सोचते हो अगर हम बीच वाले चुंबक का दिशा ध्रुव पलट दें तो वो आगे की ओर फिर से धक्का पाएगा। हर बार जब वो अगले हिस्से में पहुंचे हम चुंबक की दिशा बदल दें तो वो लगातार गति पकड़ता जाएगा और अंत में पूरी ताकत से आगे फेंका जाएगा। पर बार बार चुंबक को घुमाना मुश्किल है और इससे ऊर्जा की हानि होती है। इसलिए चुंबकीय ध्रुवों को तेजी से बदलने के लिए तुम हाई स्कूल की विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अवधारणा याद करते हो। तुम बीच के स्थायी चुंबक की जगह एक तार की कुंडली कॉइल लगा देते हो। जब उसमें विद्युत प्रवाहित होती है तो वो एक विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। अब तुम इस तार के दोनों ओर विद्युत रेल लगाते हो। जब तार उन रेलों को छूता है तो बीच वाला विद्युत चुंबक अपना चुंबकीय ध्रुव बदलता है और नीचे वाले चुंबक के साथ एक ध्रुव का आकर्षण पैदा करता है। इससे वो नीचे की ओर खिंचता है। फिर जब तार रेल से अलग होता है तो विद्युत चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाता है, पर वो जड़त्व इनर्शिया के कारण आगे बढ़ता रहता है। जैसे ही वो नीचे वाले चुंबक के केंद्र को पार करता है वो अगले विद्युत रेल से जुड़ जाता है। ध्रुव फिर बदल जाता है। अब वो नीचे वाले चुंबक से प्रतिकर्षण अनुभव करता है और आगे वाले से आकर्षण। इन सब बलों के संयोजन से वो और तेजी से आगे की ओर उछलता जाता है। अगर तुम इस पूरे तंत्र को जोड़कर एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक के नीचे लगा दो और बीच के विद्युत चुंबक से एक क्लैंप जोड़ दो तो जब भी तुम्हें फाइटर जेट लॉन्च करना हो बस क्लैंप को विमान के लैंडिंग गियर से जोड़ो और उपयुक्त विद्युत धारा प्रवाहित करो। तब ये प्रणाली 30 टन के विमान को सिर्फ 2 से 3 सेकंड में लगभग 260 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंचा सकती है और विमान उड़ान भर लेता है। और आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देता है। अगर तुम झील के बीच एक घर बनाओ तो गर्मियों में जब झील का पानी वाष्पित होगा वो अपने साथ गर्मी को भी सोख ले जाएगा। बस खिड़कियां खोलो और ठंडी हवा भीतर चली आएगी। सर्दियों में यही झील ठंड को रोक लेगी और एक प्राकृतिक ऊष्मा की परत बन जाएगी जिससे भीतर का वातावरण सुखद और स्थिर रहेगा। फुर्सत के पलों में तुम झील के किनारे बैठकर आराम से मछलियां भी पकड़ सकते हो। लेकिन जब तुम स्वयं सम्राट हो, 95वें पद के स्वामी, तो तुम्हें ऐसा साधारण घर उचित नहीं लगता। इसलिए तुम अपने श्रेष्ठ शिल्पियों को आदेश देते हो कि झील की तलहटी तक कठोर भूमि में लकड़ी के खंभे गाड़े जाएं ताकि नींव कभी धंसे नहीं। उन खंभों के ऊपर ग्रेनाइट और पीच स्टोन आड़ू पत्थर की परत बिछाई जाती है जो केंद्र से चारों दिशाओं में फैलकर स्वस्तिक के आकार का आधार बनाती है। ये आकार केवल एक डिजाइन नहीं बल्कि एक प्रतीक है जो दर्शाता है कि अधोलोक चारों दिशाओं में अनंत
अंत तक फैला है और इसका अर्थ है संपूर्ण संसार का एकीकरण, जनता का सम्राट की ओर समर्पण। झील के जल प्रवाह से नींव को कोई क्षति न पहुंचे, इसलिए उस स्वस्तिक के केंद्र में 4 जलमार्ग बनाए गए हैं, छोटे छोटे सुरंग जैसे छिद्र जो पानी के प्रवाह को संतुलित रखते हैं। इसके ऊपर एक सुंदर टेरेस और बीम संरचना तैयार की गई, जिसे दरवाजों और खिड़कियों से घेरा गया। ऊपर पारंपरिक डोगोंग लकड़ी की जटिल जोड़ संरचना और गोलाकार लिंटल लगाए गए, जो वक्राकार छज्जे यानी ढलानदार छत को सहारा देते हैं। इस तरह कुल 33 कमरे बनाए गए, जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं में मुड़े हुए गलियारों से एक दूसरे से जुड़े थे, ताकि ऋतुओं और त्योहारों के अनुसार तुम अलग अलग दिशा वाले कक्षों में निवास कर सको। और इस प्रकार तुम्हारे आदेश पर निर्मित हुआ युआनमिंग युआन, सर्वत्र शांति का भवन। अगर तुम जंगल की छोटी सी धारा पर कुछ पत्थर रख दो तो तुम सुरक्षित रूप से पार कर सकते हो, लेकिन जब बारिश होती है तो धारा में पानी बढ़ जाता है और वे पत्थर डूब जाते हैं। चतुराई से तुमने सोचा कि क्यों न एक मोटा सा पेड़ दोनों किनारों पर रख दिया जाए। इस तरह तुमने लकड़ी का एकल पुल यानी कि डोलने वाला पुल बना लिया। हालांकि यह लकड़ी का पुल पार करने लायक तो था, लेकिन बहुत सुरक्षित नहीं था। जरा सी सावधानी हटी और तुम गिर सकते थे। इसीलिए तुमने सोचा कि अगर कई पेड़ की लकड़ियां साथ साथ रख दी जाए और रस्सियों से कसकर बांध दी जाए तो यह पुल और मजबूत व सुरक्षित होगा। पर अगर धारा एक नदी में बदल जाए तो लकड़ी का यह पुल बहुत छोटा पड़ जाएगा। फिर तुमने सोचा कि नदी के बीच एक खंभे यानी कि पिलर बनाया जाए, उन पर लकड़ी रखी जाए और ऊपर एक छत बना दी जाए। इस तरह तुमने छत वाला लकड़ी का पुल यानी कि आयु वर्षा पुल खोज ली। लेकिन यह पुल बनाने में बहुत खर्च आता था, इसीलिए सीमित बजट के कारण तुमने यह विचार छोड़ दिया। अब तुम्हें सूझा कि लकड़ी से एक ही मेहराबी नुमा पुल बनाया जाए। तुमने पहले बीमों यानी कि लाल बीमों को घास नकाशीदार जोड़ यानी कि गाय के सींग जैसे जोड़ में फिट किया, जिससे एक पाई आकार का लकड़ी का ढांचा बना। फिर बीच में तुमने परत की आर्च डाली जो 10 उंगलियों की तरह एक दूसरे में फंस गई, बेहद मजबूत। अंत में उस लकड़ी का आर्च पर फर्श बिछाया और ऊपर छत बनाई। इस तरह तुमने लकड़ी का लॉन्ग ब्रिज का आविष्कार कर लिया। गन्ने से निकले रस को छानकर कड़ाही में डालो, तेज आंच पर पकाओ और उसमें थोड़ा सा लकड़ी की राख का पानी मिलाओ ताकि गन्ने की खटास कुछ कम हो जाए। धीरे धीरे जब रस का रंग गाढ़ा होकर भूरा हो जाए तो उस गाढ़े शीरे को सांचे में उड़ेल दो। ठंडा होने पर तुम्हारे सामने होगा काला गुड़, पर याद रखना वो गुड़ मीठा नहीं होगा, उसमें जरा सी कड़वाहट होगी। अब सवाल उठता है, इसे मीठा और सफेद कैसे बनाया जाए? इसके लिए उस काले गुड़ को एक खास बर्तन में भरकर कस कर दबाओ। ऊपर से बिछाओ पीली चिकनी मिट्टी की परत। नीचे के छेद को बंद करो धान की भूसी या पुआल से, और फिर ऊपर से धीरे धीरे साफ पानी टपकाते रहो। अद्भुत बात होती है, जैसे जैसे पानी गुड़ की परतों से नीचे रिसता जाता है, वैसे वैसे उसमें मौजूद रंग और अशुद्धियां मिट्टी के कणों से चिपक कर पानी के साथ बह जाती हैं। कुछ दिनों बाद जब तुम उस बर्तन को खोलते हो तो नजारा देखने लायक होता है। ऊपर की परत में उत्तम सफेद चीनी, बीच में हल्की पीली चीनी और नीचे काली चीनी, जहां सारी अशुद्धियां जमा रह जाती हैं। यह है दादू नदी, एक तेज बहाव वाली नदी जो 2 किनारों को भले ही दूर 100 मीटर की दूरी पर रखती है, पर उनके बीच एक गहरी खाई जैसी दूरी बना देती है। दोनों किनारे पर बसे छोटे छोटे कस्बे एक दूसरे को देखते जरूर थे, पर व्यापारिक संपर्क इस उफनती नदी के कारण असंभव था। तभी तुमने सोचा क्यों न यहाँ पर एक पुल बना दिया जाए। पहला विचार आया पत्थर का पुल बनाने का, पर नदी का बहाव इतना प्रचंड था कि हर बार पत्थर का पुल बह जाता था। लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुमने एक नया तरकीब खोज निकाला और नाव के सहारे नदी के पार एक मोटी रस्सी खींची। रस्सी को खंबे के ऊपर बांधा और उन पर एक लकड़ी के तख्ते जोड़ दी। इस तरह बना रस्सी और लकड़ी का झूला पुल। लोग इस पर चल सकते थे, पर गाड़ियां या माल उन पर ले जाना संभव था। ऊपर से हवा, बारिश और समय धीरे धीरे रस्सियों और लकड़ियों को कमजोर करने लगी। फिर तुमने सोचा जब रस्सी और लकड़ी टिकाऊ नहीं तो क्यों न लोहे के जंजीर इस्तेमाल किए जाए। पर जंजीर भारी थी, इतनी भारी कि नाव उसका भार उठाने से पहले ही डूब जाती। पर तुम्हारी चतुराई यहाँ भी काम आई। तुमने लोहे के जंजीरों को मोटे बांस के खोखले टुकड़े में से गुजारा और पुरानी रस्सियों की मदद से उन बांसों को नदी के पार खींच लिया। धीरे धीरे लोहे के जंजीरें दूसरी ओर पहुँच गयी। अब तुम्हारे पास था पुल का लोहे का ढांचा। इसके बाद पुल के सिरों पर पत्थर की दीवारें बनाई। लकड़ी के खंभे की जगह ली मजबूत लोहे के खंभे ने। जमीन के भीतर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दिशा में खंभे गड़े और लोहे के जंजीरों को उससे कसकर जोड़ दिया गया। अब पुल और दोनों किनारों का पहाड़ एक
मजबूत एकता की बंध गई। अंत में लोहे के जंजीरों पर लकड़ी के तख्ते बिछाकर बना दिया एक मजबूत, टिकाऊ और सुंदर लोहे के जंजीरों वाला पुल। यदि तुम लकड़ी को मशाल से जलाओगे तो वो घना धुआं उत्पन्न करेगी और बहुत तेजी से जल जाएगी। ऐसा ईंधन प्रयोग में अत्यंत असुविधाजनक होता है। समझदार होने के नाते तुमने सोचा कि क्यों न लकड़ी को कार्बन में बदल दिया जाए। इसलिए तुमने मिट्टी की ढलान में एक गड्ढा खोदा, जिससे एक बड़ा गुहा बन गया। अब उसमें बहुत सी लकड़ियां रखी जा सकती थी। इस प्रकार तुमने भट्ठी गुहा या चारकोल भट्ठी का आविष्कार किया। लेकिन केवल जलाने से लकड़ी को कार्बन में नहीं बदला जा सकता था, इसलिए तुमने ऊपर की ओर धुएं के लिए एक निकास छेद बनाया और बगल में एक सहायक वायु द्वार, हवा प्रवेश द्वार छोड़ा। फिर पत्थरों और मिट्टी से पीछे के द्वार को बंद कर दिया। अब तुमने सहायक वायु द्वार से आग लगाई। तेज लपटें और ऊष्मा भट्ठी के भीतर फैल गई और एक संपूर्ण दहन प्रणाली बन गई। जब ऊपरी धुएं का रंग गहरे धुएं से बदलकर हल्का नीला हो गया तो तुमने मिट्टी से छेद को पूरी तरह बंद कर दिया ताकि ऑक्सीजन अंदर न जा सके। फिर तुमने लकड़ी को 3 से 7 दिनों तक शांत और ठंडा होने दिया। इसके बाद तुम्हें वो ईंधन मिला जो लंबे समय तक जलता है और जिसमें से घना धुआं नहीं निकलता, लकड़ी का कोयला। और इस तरीके से तुमने चूल्हे का कोयला, चारकोल का आविष्कार कर लिया है। यदि तुम सस्ते औजार से बार बार धान की बालियों को पीटते हो तो दाने आसानी से बालियों से अलग हो जाते हैं। लेकिन जब दाने अलग हो जाते हैं तो उनमें डंठल और भूसी के टुकड़े मिल जाते हैं। उन्हें झुकर अलग अलग करना बहुत समय और मेहनत मांगता है। तब तुमने एक मोटा लकड़ी का तख्ता लिया, उसकी सतह पर छोटे छोटे उथले खांचे बनाए और उस पर धान की बालियां बिछाकर लकड़ी के हथौड़े से पीटा। वे उथले खांचे गिरे हुए दानों को पकड़ लेते थे, पर एक बार में बहुत कम धान ही साफ हो पाता था। इसलिए तुमने एक बेलनाकार लकड़ी का ड्रम बनाया, जिसकी सतह पर चारों ओर छोटे छोटे लकड़ी के फटे ठोक दिए। उसे लकड़ी के स्टैंड पर टिकाया, एक हाथ से बालियों को ड्रम के पास रखा और दूसरे हाथ से हैंडल घुमाकर ड्रम को घुमाया। ड्रम की पट्टियां तेजी से बालियों को रगड़ती, जिससे दाने झटपट अलग हो जाते। फिर कार्य क्षमता और स्थिरता बढ़ाने के लिए तुमने ड्रम के दोनों सिरों पर गियर, दांतेदार पहिए लगाए जो एक क्षैतिज धुरी एक्सल से जुड़े थे। उस एक्सल के दोनों सिरों पर हैंडल लगाए गए। जब तुम हैंडल घुमाते तो बड़ा गियर छोटे गियर को चलाता और ड्रम तेज व स्थिर घूमता। अब तुम एक बार में पूरी गट्ठर धान साफ कर सकते थे और दाने झटपट निकल आते थे। लेकिन अब दाने चारों ओर उड़कर बिखरने लगे। इस समस्या के हल के लिए तुमने ड्रम के नीचे एक ढलवा बांस की छननी लगाई, जिससे दाने छनकर नीचे बने लकड़ी के नालीदार पात्र में गिरते और डंठल घूमते ड्रम से बाहर फेंक दिए जाते। इस तरह दाने और डंठल अपने आप अलग हो जाते थे और इस तरीके से तुमने धान मथने की मशीन थ्रेशर का आविष्कार कर लिया। अगर तुम हर साल एक ही खेत में एक ही फसल बोते रहो तो उसे कहते हैं लगातार खेती या मोनोक्रॉपिंग। शुरू में तो सब ठीक चलता है, पर कुछ साल बाद तुम देखोगे पैदावार घटने लगी और मिट्टी की भी ताकत कम हो गई। तभी तुम्हें एक अच्छा विचार आता है। एक साल तुम अनाज बो और अगले साल दालें की फसल बो। दालें मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाती है। इस तरह की खेती को कहते हैं फसल चक्रीकरण या क्रॉप रोटेशन। यह तरीका मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाता है और कीटों व बीमारी को भी कम करता है। अब तुम सोचते हो क्यों न एक ही खेत में 2 अलग अलग फसलें साथ में बोई जाए। तुम ऐसा करते हो और देखते हो कि पैदावार भी बढ़ी और कीटों का हमला भी घटा। इसे कहते हैं मिश्रित खेती या इंटरक्रॉपिंग। लेकिन एक दिक्कत आती है, दोनों फसलें एक साथ बढ़ती है तो धूप और पोषक तत्व के लिए आपस में लड़ने लगती है। फिर तुम एक और उपाय निकालते हो, थोड़ा समय बदलकर बुआई करना शुरू करते हो। इसे कहते हैं क्रमिक या सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। जब गेहूँ पकने लगता है उसी समय तुम गेहूँ के कतारों के बीच मक्के के बीज बो देती हो। गेहूँ की कटाई तक मक्के के पौधे उग आते। इस तरह एक ही साल में 2 फसलें तैयार हो जाती और इस तरीके से तुमने सच में खेती करना सीख लिया। सोचो जरा, अगर तुम 4 खंभे गाड़ो और उन पर एक लकड़ी का तख्ता रख दो तो हाँ, धूप और बारिश से बच सकते हो। लेकिन जरा सी आंधी चली या कोई ऊपर चढ़ गया तो वो तख्ता गिर जाएगा। फिर तुमने सोचा चलो इसे और मजबूत बनाते हैं। तुमने खंभों में नालियां काटी और उन पर आड़ी लकड़ियां रख दी। अब लकड़ी ऊपर नीचे तो नहीं हिलती थी, पर दाएं बाएं अभी भी खिसक जाती थी। इस बार तुमने और समझदारी दिखाई। बीम और खंभों दोनों में नालियां काटी और एक और लकड़ी फंसाई, जिससे पूरा
ढांचा एक दूसरे में गुथ गया। पर एक नई दिक्कत आई, खंभों के सिरों का हिस्सा काटने से वो कमजोर हो गए थे। तो तुमने एक बड़ी लकड़ी ली, उसमें नाली बनाई और उसे नाम दिया दौ, मतलब लकड़ी का डब्बा या सॉकेट। अब ढांचा और मजबूत हुआ, पर जब तुमने इमारत को बड़ा किया, लंबी बीम झुकने लगी। इस बार तुमने धनुष जैसी मुड़ी हुई लकड़ी लगाई, जिसे कहा गया गोंग यानी मेहराब। ये ऊपर का भार किनारों की ओर बांट देती थी और बीम पर का दबाव घट गया। लेकिन अकेली गोंग भी काफी नहीं थी। तुमने दौ और गोंग को बार बार गूंथ दिया, जैसे दो हाथों की उंगलियां आपस में फंसती हैं, और इसी से बना दौ गोंग, जो बिना कील या धातु के जोड़ के दबाव बढ़ने पर और मजबूत होता गया। और जब छज्जे बाहर निकले तो सबसे बाहरी गोंग नीचे झुकने लगी। तुमने एक और लंबी लकड़ी डाली, जिसे कहा गया आंग। इसका आगे का सिरा छज्जे को थामे रखता और पीछे का सिरा अंदर के ढांचे को पकड़ता। इस झुकाव से छज्जा फिर ऊपर उठ जाता। इस तरह दौ, गोंग और आंग तीनों ने मिलकर ऐसा संतुलन बनाया जो हर दबाव में और मजबूत होता गया। और बस यही था वो रहस्य जिससे लकड़ी के मंदिर और महल सदियों से खड़े हैं, बिना कील, बिना धातु, सिर्फ समझदारी और डिजाइन से। यदि आप मृत्यु वाले बैल से उसकी चमड़ी उधार लेकर उसे चुने के घोल में 3 दिन तक भिगो दें, फिर उसके पीले बालों और अशुद्धियों को खुरच दें और 1 सप्ताह तक हवा में सूखने दें, तो आपको एक ऐसी सख्त चमड़ी मिलती है जिसे चबाया नहीं जा सकता। यही है धूप में सूखी नरम चमड़ी। फिर यदि आप सूअर से उसकी चमड़ी उधार लें और उसे उबाल कर चिपचिपा पदार्थ बना दें, तो यही कहलाता है चमड़ी से गोंद बनाना। अब यदि आप कुछ सूखी और घुमावदार वसंत लकड़ियों के टुकड़े लें, तो उन्हें सूअर की चमड़ी के गोंद और सन की रस्सी से जोड़कर मजबूती से बांध दें। इसके बाद जब आप इसकी सतह को बारीकी से घिसते हैं, तो आपने अस्थि भाला का आविष्कार कर लिया। अब जब आप उस पर चमड़े को बांधते हैं और लकड़ी के हथौड़े से ठोक कर चमड़े का तनाव बढ़ाते हैं, साथ ही बांधने वाली रस्सी को कसते हैं, तो इसे कहते हैं चमड़ा खींचकर सुर मिलाना। जब इसकी ध्वनि पूरी तरह संतुलित हो जाए, तब कीले लगाकर लकड़ी और चमड़ी को स्थिर करें। अतिरिक्त चमड़ा काट दें, उस पर चमकीला लाल रंग लगाएं और ढांचे में फिट करें। और इस तरीके से आपने चमड़ी से ढोल का आविष्कार कर लिया है। ये तुम्हारा घास फूस का घर है, लेकिन जापानी समुद्री लुटेरों के लगातार हमलों के कारण तुम्हारा घर बार बार लूटा जाता था। बुद्धिमान तुमने सोचा कि अब इस झोपड़ी को लकड़ी के घर में बदल दिया जाए। फिर तुमने 4 घर बनाकर उन्हें एक साथ जोड़ दिया और इस तरह तुमने 4 दीवारी वाला आंगन यानी 4 हौरी का आविष्कार किया। 4 हौरी ने कुछ हद तक रक्षा प्रदान की, लेकिन घर अभी भी बहुत नीचा था, इसलिए दुश्मन आसानी से उस पर काबू पा लेते थे। तब तुमने और गहराई से सोचना शुरू किया। पहले जमीन में एक गहरी और चौड़ी नींव खोदी, उसमें बड़े पत्थर डाले, फिर दीवारों को मजबूत करने के लिए मिट्टी में छोटे पत्थर और चूना मिलाया। मजबूती बढ़ाने के लिए तुमने उसमें चिपचिपे चावल का दलिया नवनीत भी मिलाया ताकि वो और मजबूत हो जाए। खींचाव, तनाव बढ़ाने के लिए तुमने बीच में बांस की पट्टियां डाली। इस तरह बार बार मिट्टी को ठोकते हुए ईंटें इस्पात सी कठोर बन गईं। फिर तुमने इन ईंटों से लगातार दीवारें ऊपर उठाई। कुल 4 मंजिल ऊंचा भवन तैयार हुआ। पहली मंजिल रसोई के लिए, दूसरी मंजिल गोदाम के लिए, तीसरी और चौथी मंजिलें शयन कक्ष, भंडार गृह और विद्यालय जैसी जगहों के लिए बनाई गईं। अंत में तुमने एक विशाल छत बना दी। अब ये भवन सैकड़ों लोगों के रहने योग्य, आरामदायक और अटूट किला बन गया। तुम इस इमारत को गोल आकार में भी बना सकते हो। अंदर की ओर एक और गोलाकार इमारत की परत बना सकते हो, जहां परिवार के भोज, चक्की, स्नानागार आदि हो सकते हैं। और सबसे बीच में होता है परिवार का आध्यात्मिक केंद्र, पूर्वजों का सभागृह। यहाँ पूर्वजों की पूजा, परिवार की बैठकों, विवाह, अंतिम संस्कार और अन्य समारोह आयोजित किए जाते हैं। ऊपर से देखने पर ये पूरी इमारत गोल और चौकोर के दर्शन को दर्शाती है। आकाश गोल, धरती चौकोर। ये न केवल दुश्मनों से रक्षा करती है, बल्कि परिवार की एकता और सौहार्द का प्रतीक भी है। अगर जमीन में 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदा जाए, फिर उसमें एक लकड़ी का खंबा खड़ा किया जाए और ऊपर एक घास फूस की छत डाल दी जाए, तो तुमने अर्ध भूमिगत झोपड़ी जैसी एक संरचना का आविष्कार कर लिया। ऐसी इमारत इंसानों की मदद तो करती है, लेकिन इसमें हवा का आवागमन और रोशनी दोनों ही बहुत कम होते हैं। समझदार होने के नाते तुमने सोचा कि क्यों न इसे और गहरा खोदा जाए और फिर दीवारों में कंदरा, गुफानुमा कमरे बनाए जाएं। इसके बाद दरवाजे, खिड़कियां लगा
लगा दी जाए, फर्श को समतल कर दिया जाए। उत्तर दिशा से सबसे अच्छी रोशनी मिलती है, इसलिए परिवार मुख्य रूप से वहीं रहता है। पूर्व और पश्चिम दिशा वाले भाग रसोई और सामान रखने की जगह बन जाते हैं। दक्षिण दिशा का हिस्सा साल भर पानी से भरा रहता है, इसलिए वहाँ मवेशी रखे जाते हैं। बारिश का पानी भीतर न घुसे, इसके लिए गड्ढे के चारों ओर 40 सेंटीमीटर ऊंची नीली ईंटों की एक नीची दीवार बनाई जाती है, जिसे पैरापेट वॉल कहा जाता है। गड्ढे में जमा होने वाला वर्षा जल पहले से खोदे गए कुएं में पहुंचता है, ताकि आगे चलकर मनुष्यों और पशुओं के पीने और सब्जी उगाने व पौधों में पानी देने में उपयोग हो सके। और इस तरह तुमने अनोखी भूमिगत घर का आविष्कार किया। कभी कभी युद्ध के मैदान में ऐसा भी होता है कि किसी सैनिक के पास सिर्फ मॉर्टर जैसी साधारण तोप ही बचती है, लेकिन मॉर्टर की सबसे बड़ी कमी ये होती है कि ये सिर्फ स्थिर लक्ष्यों पर ही ठीक से काम करता है। चलती हुई गाड़ियों या ट्रूप कैरियर्स पर इसका निशाना सही नहीं लगता। अगर उसकी नली को सीधा कर भी दिया जाए तो मॉर्टर का गोला फायर ही नहीं होगा, क्योंकि इसकी फायरिंग सिस्टम उसी तरह काम नहीं करती। लेकिन समय के साथ कई सुधार किए गए ताकि ऐसे हथियार को ज्यादा उपयोगी बनाया जा सके। धीरे धीरे बदलाव होते गए। गोलों को स्थिर रखने के लिए अलग डिजाइन जोड़े गए, उड़ान को संतुलित रखने वाले हिस्से लगाए गए और फायरिंग मैकेनिज्म को भी इस तरह बदला गया कि यह तुरंत चल सके। फिर लगातार फायरिंग से नली गर्म न हो, इसके लिए बीच का हिस्सा ऐसा बनाया गया जिसे पकड़ना आसान हो। ऊपर साइट्स लगाए गए ताकि सैनिक चलते फिरते भी आसानी से निशाना लगा सके। इन सभी सुधारों के बाद एक ऐसा हथियार तैयार हुआ जिसे एक अकेला सैनिक भी उठा सकता है, चलते वाहनों पर निशाना लगा सकता है और जरूरत पड़ने पर भारी बख्तरबंद गाड़ियों का भी मुकाबला कर सकता है। इसी हथियार को आज हम RPG रॉकेट लॉन्चर के नाम से जानते हैं, जिसे कई जगहों पर 404 भी कहा जाता है। इसकी ताकत, सादगी और पोर्टेबल डिजाइन ने इसे गुरिल्ला युद्ध का सबसे प्रभावी हथियार बना दिया है। ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। ये एक तेजी से घूमता हुआ पहिया है। अगर आप इसकी 2 रस्सियों में से एक को काट दें तो एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। तेज गति से घूमता हुआ पहिया गुरुत्वाकर्षण के कारण न तो झुकता है और न ही नीचे गिरता है। इसके बजाय वो दूसरी रस्सी के चारों ओर स्थिरता से घूमता रहता है। इस अजीब सी दिखने वाली घटना के पीछे का मूल भौतिक सिद्धांत कोणीय संवेग संरक्षण, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है। पहिया जितनी तेजी से घूमता है, उसकी घूर्णन धुरी उतनी ही अधिक स्थिर रहती है। लेकिन जैसे ही पहिया घूमना बंद कर देता है, ये प्रभाव समाप्त हो जाता है और वो सीधे नीचे गिर जाता है। अगर आप इसी घूमते हुए पहिए को एक ऐसे गिम्बल, बहुदिशात्मक घूर्णन फ्रेम में लगा दें जो किसी भी दिशा में घूम सकता हो, तो बधाई हो, आपने सबसे प्रारंभिक यांत्रिक जायरोस्कोप का आविष्कार कर लिया। चाहे गिम्बल कैसा भी घूमे, जब तक पहिया तेजी से घूम रहा है, उसकी घूर्णन धुरी अंतरिक्ष में हमेशा एक ही दिशा में बनी रहती है। इसका उपयोग क्या है? इसका मुख्य उपयोग आधुनिक विमानों, रॉकेटों और पनडुब्बियों में होता है, क्योंकि उड़ान भरते समय आसपास कोई स्थिर संदर्भ बिंदु नहीं होता। इसलिए पायलट के लिए अपनी उड़ान की दिशा और मुद्रा, एटीट्यूड को सही सही समझना कठिन हो जाता है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन यदि विमान में जायरोस्कोप लगा हो तो टेक ऑफ के समय चाहे विमान की उड़ान मुद्रा कैसे भी बदले, जायरोस्कोप के अंदर घूमते पहिए की धुरी हमेशा क्षैतिज रहती है। ऐसे में गिम्बल और घूमती धुरी के बीच बनने वाले कोण को देखकर पायलट आसानी से विमान की उड़ान मुद्रा जान सकता है और खतरे से बच सकता है। मुझे फॉलो करें और भी उपयोगी ज्ञान प्राप्त करें। जब तुम्हें पता हो कि दुश्मन जमीन के ऊपर से तलाशी ले रहा है और अगर उन्होंने तह का फट्टा उठा दिया तो तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। पर तुम चतुर हो, तुम पहले ही नीचे की ओर एक सुरंग खोद चुके हो। जाल नहीं बिछाते, बल्कि भागने का रास्ता सीधे कुएं के भीतर छिपाते हो। तुम कोशिश करते हो कि दुश्मन को सुरंग के अंदर खींच लाओ। एक जाल में गिरकर खत्म हो जाता है, दूसरा आधे रास्ते में तुम्हारे घात का शिकार बन जाता है। लेकिन दुश्मन जल्द ही समझ जाता है और नीचे उतरने की हिम्मत नहीं करता। वे सुरंग के मुहाने पर पानी डालते हैं, जहरीला धुआं छोड़ते हैं, हवा का रास्ता बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि तुम दम घुटने से हार मान लो। लेकिन यह भी तुम्हें नहीं रोक पाता। तुम तख्तों से पानी को कुएं में बहा देते हो, महत्वपूर्ण मोड़ों पर धुआं रोधी पट्टियां लगाते हो, छिपे हुए हवा के छेद बनाते हो ताकि अंदर प्राकृतिक हवा चलती रहे। अगर दुश्मन झुंड बनाकर अंदर घुस आए तो घबराने की जरूरत नहीं। जब सभी सुरंग
सुरंग में घुस जाएं, तुम रस्सी खींचकर लोहे का फाटक गिरा देते हो। कुत्तों को घेर कर मारने जैसा वार, बिल्कुल सटीक। और फिर सुरंग में हर कदम पर तुम्हारे घातक मोड़, फायरिंग पॉइंट और तरह तरह के जाल उन्हें ऐसा सबक सिखाते हैं कि आने वाले लौट कर नहीं जाते। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, तुम सुरंगों को लंबा फैलाते हो, पूरा गांव आपस में जोड़ देते हो। एक जगह से आवाज उठे तो पूरा गांव साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन सुरंगे बढ़ने के साथ आपसी संपर्क कठिन हो जाता है। इसलिए तुम ध्वनि संचार प्रणाली बनाते हो, जिससे न सिर्फ भूमिगत युद्ध का निर्देशन होता है, बल्कि जमीन पर भी मोर्चा खुल जाता है। ऊपर की रक्षा व्यवस्था और नीचे की सुरंगें मिलकर ऊपर नीचे क्रॉस फायर का जाल बुन देती हैं, रक्षा को आक्रमण में बदल देते हैं। दीवारों के कोने, पेड़ों के तने, हर जगह गोलीबारी के छेद। दुश्मन चीखता है, रोता है, घबराकर दिशा भूल जाता है। लेकिन सुरंगें साधारण थीं, लंबे युद्ध को झेल नहीं सकती थीं। इसलिए तुमने उनमें कमांड रूम, चिकित्सा कक्ष, गोला बारूद कक्ष बना डाले। एक साधारण सुरंग को हमला और रक्षा दोनों में सक्षम बहुकार्यात्मक भूमिगत जाल में बदल दिया। और इस तरीके से तुमने भूमिगत सुरंग युद्ध का आविष्कार कर लिया।